सभी इस बात से पूरी तरह सहमत थे। मानवता की वर्तमान युद्ध शक्ति को देखते हुए उन्हें दिव्य जाति से बहुत कमजोर नहीं होना चाहिए। आखिरकार दिव्य जाति के सबसे शक्तिशाली योद्धा केवल स्वर प्रवेश स्तर पर ही हैं। लेकिन ये मिंग की तरफ किसी भी प्रकार का स्वर्गीय राजा कवच दिव्य जाति का मुकाबला कर सकता है। निस्संदेह ये मिंग के कार्य वास्तव में चिंता से प्रेरित थे। आनेक्सी महाद्वीप की स्थिति बेहद गंभीर थी और यदि आनेक्सी महाद्वीप हताश होकर दिव्य जाति को स्वर्गीय राजा कवच जैसे उपकरण भारी मात्रा में उपलब्ध कराता तो मानवता वास्तव में उनका मुकाबला नहीं कर पाती। ऐसे में निष्क्रिय रहने के बजाय अभी पहल करना और तेजी से विकास करना बेहतर था। सौभाग्यवश उनके अनुमान के अनुसार आनेक्सी महाद्वीप शायद 3 से 5 वर्षों के भीतर ऐसा नहीं करेगा। इसलिए वे इन 3 से 5 वर्षों का उपयोग मानवता को और मजबूत करने के लिए करेंगे। मानवता और दिव्य जाति के बीच संघर्ष पहले से ही एक नस्लीय संघर्ष था। दोनों पक्षों को न केवल क्षेत्र के लिए बल्कि प्रजनन क्षमता के लिए भी प्रतिस्पर्धा करनी थी। अंततः कौन विजयी होगा यह उनकी समग्र शक्ति पर निर्भर करेगा। इसके अलावा ये मिंग ने इस दौरान एक योजना बनाई थी। उनके विचार में चून की दिव्य जाति का संरक्षक आनेक्सी महाद्वीप था, इसलिए वे सीधे आनेक्सी महाद्वीप में प्रवेश करके वहां अपना वर्चस्व स्थापित करेंगे और इस प्रकार दिव्य जाति को नियंत्रित करेंगे। उन्होंने इतनी सारी व्यवस्थाएं इसी विचार के कारण की थीं। शाओ तियान, मैं समझ गया। हमारी वर्तमान शक्ति के साथ दिव्य जाति को कोई लाभ नहीं है। जहां तक दिव्य जाति से परे की शक्तियों की बात है, वे तो हमारे सामने और भी कमजोर हैं। तब स्वर्गिक सम्राट ने कहा, अस्तित्व के इस नाजुक मोड़ पर दया की कोई आवश्यकता नहीं है। 100 जातियों जैसी सत्ताओं को यदि हम उनका उपयोग नहीं कर सकते तो उन्हें समाप्त कर देना चाहिए। यहाँ तक कि अराजक प्राणियों को भी यथासंभव अपने पक्ष में करना चाहिए। यदि हम उन्हें अपने पक्ष में नहीं कर सकते तो हमें उन्हें सीधे ही दबा देना चाहिए। बूढ़ा हुआंग वहाँ मौजूद था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह वहाँ मौजूद किसी भी व्यक्ति से बेहतर स्थिति को समझता था। अब यह मानवता और दिव्य जाति, दो प्रमुख शक्तियों के बीच टकराव था। अराजक प्राणियों को एक पक्ष चुनना था, अन्यथा उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते। उसने अचानक कहा, कुछ समय पहले महान दिव्य पूज्य ने अराजक प्राणियों के एक समूह को शिष्य के रूप में स्वीकार किया था। वे सभी बहुत होनहार हैं और अब अराजक प्राणियों की युवा पीढ़ी में सर्वश्रेष्ठ हैं। मेरा सुझाव है कि मानवता को आदर्श रूप से अराजक प्राणियों को स्वीकार करना चाहिए और उन्हें सेना और स्वर्गीय ताओ संप्रदाय में शामिल होने की अनुमति देनी चाहिए। ये मिंग को इस पर कोई आपत्ति नहीं थी। दरअसल हाल ही में 100 वर्षों की तीव्र गति के बाद ग्रेट लुओ स्वर्ग में लगभग कोई भी शुद्ध रक्त वाला मनुष्य नहीं बचा था। 100 जातियों के साथ पीढ़ियों से हुए अंतर्विवाह के कारण मानव आबादी में विविधता आ गई थी। कुछ के सिर पर सींग थे, कुछ के पंख थे और वे उड़ सकते थे, कुछ अदृश्य हो सकते थे और इसी तरह अनगिनत विविधताएं थीं। निस्संदेह मानवता की आत्मसात करने की क्षमता अविश्वसनीय रूप से प्रबल थी। ये मिश्रित नस्ल के वंशज स्वयं को मनुष्य ही मानते थे, 100 जातियों में से एक नहीं। ऐसा एकीकरण मानवता के विकास के लिए स्पष्ट रूप से लाभकारी था। अंतर्विवाह में तेजी आने से मानवता की समग्र क्षमता में काफी सुधार हुआ था। चूंकि 100 जातियों को स्वीकार किया जा सकता है तो अराजकतावादी प्राणियों को भी निश्चित रूप से स्वीकार किया जा सकता है। ये मिंग ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, चलिए इसमें थोड़ा समय लेते हैं, जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। ओल्ड हुआंग ने कहा, महान दिव्य पूज्य वर्तमान में मानवता की सर्वोच्च सीमा है। महान दिव्य पूज्य को यथाशीघ्र स्वर प्रवेश क्षेत्र में प्रवेश करना चाहिए। तभी मानवता के बाद के चरणों में अधिक शक्तिशाली व्यक्तित्व उभर सकेंगे। ये मिंग ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं समझ गया। आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे पूर्वाभास है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 सदी के भीतर सफलता प्राप्त कर लूँगा। बोलने के बाद उन्होंने शांग वुलियांग और सम्राट को क्रमशः स्वर्गीय राजा कवच का एक सेट सौंप दिया। यद्यपि सभी महान ऋषि उनके महान लुओ स्वर्ग में थे, फिर भी घनिष्ठ और दूर के रिश्तों में अंतर था। शांग वुलियांग उनके दत्तक पिता थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनसे उनका घनिष्ठ संबंध था। और सम्राट उनके बड़े भाई और 3 सम्राटों के मुखिया थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें भी प्रसन्न करना आवश्यक था। इन दोनों के साथ मानवता को प्रभावी रूप से स्वर्गद्वार क्षेत्र के 2 और शक्तिशाली योद्धा प्राप्त हो जाएंगे। कई तरह की व्यवस्थाएं करने और सब कुछ पूरी तरह सुरक्षित महसूस करने के बाद उन्होंने आनेक्सी महाद्वीप की अपनी दूसरी यात्रा शुरू करने का फैसला किया। मानवता की वर्तमान शक्ति को देखते हुए अप्रत्याशित परिस्थितियों को छोड़कर दिव्य जाति को कोई लाभ नहीं था। इससे उन्हें मन की शांति के साथ तियानयुआन महाद्वीप की यात्रा करने का अवसर मिला। ये मिंग के जाने के बाद मानवता स्वर्ग के आवरण में सामान्य रूप से अपना काम करती रही। ये शाओबाई को स्वर्गीय राजा कवच और 100 मिलियन देव हत्यारे भले प्राप्त हुए और उन्होंने योग्य व्यक्तियों की खोज शुरू की। वर्तमान में एकत्रित मानव जाति में प्रतिभा की कोई कमी नहीं थी। सैकड़ों खरबों लोगों में से बड़ी संख्या में मार्शल गॉड उभरे।
यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान में मानव सभ्यता का मुख्य केंद्र मार्शल आर्ट सभ्यता थी और इस सभ्यता में एक अत्यंत परिष्कृत साधना मार्गदर्शन प्रणाली थी। इसमें उच्च नियम, निम्न स्तर पर गुरु और सहायता के लिए संसाधनों का सटीक आवंटन शामिल था, जिससे प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता का विकास होता था। ऐसी परिस्थितियों में मार्शल गॉड्स की संख्या काफ़ी अधिक थी। अतीत में, जब मानवता बहुत कमजोर थी, औसतन प्रति अरब लोगों में केवल एक ही मार्शल गॉड का जन्म हो पाता था। लेकिन संसाधनों की वृद्धि, मार्शल आर्ट के अनुकूलन और औसत योग्यता में सुधार के साथ अब लगभग हर 50 मिलियन लोगों में एक मार्शल गॉड का जन्म हो सकता है, जो पहले से 20 गुना अधिक है। बेशक, जीवन चक्र के पुनः प्रकट होने के साथ भविष्य में यह अनुपात और भी कम हो जाएगा, संभवतः 50 मिलियन से 30 मिलियन या 20 मिलियन तक। पूरी मानव जाति में लगभग 800 खरब लोग मार्शल गॉड क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। हालांकि युवाओं की संख्या बहुत कम थी, लगभग 100 खरब। 100 खरब लोग, जो कि उस युवान महाद्वीप की जनसंख्या से भी अधिक थी जहां ये मिंग अतीत में था, उस समय के लोगों के लिए कल्पना से परे था। मार्शल गॉड प्रथम चरण को 6 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक पिछले से अधिक कठिन है। ये 6 क्षेत्र हैं: शिक्षक विधि, आत्मा शोधन, एस विधि, गॉड स्लेयर, नो विधि और प्रोफाउंड गेट। 800 खरब मार्शल गॉड्स में से 700 खरब से अधिक शिक्षक विधि क्षेत्र में थे। आत्मा शोधन क्षेत्र में 20 खरब से भी कम थे। 5वें क्षेत्र, नो विधि में तो और भी कम थे, केवल 50 मिलियन। और छठे क्षेत्र, प्रोफाउंड गेट तक पहुंचने पर यह संख्या और भी कम होकर केवल 5 या 6 हजार रह जाती है। सौभाग्य से इन 5 या 6 हजार लोगों में से लगभग आधे लोगों को मार्शल गॉड द्वितीय चरण में प्रवेश करने का मौका मिला, जो कि अमरता का लोक है। ये शाओबाई 100 मिलियन भालाधारी सैनिकों की भर्ती करना चाहता था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से केवल नो लॉ और प्रोफाउंड गेट क्षेत्रों से ही चयन नहीं कर सकता था, क्योंकि दोनों को मिलाकर भी संख्या 100 मिलियन नहीं होती। उसे केवल दूसरा सबसे अच्छा विकल्प चुनना पड़ा, नो लॉ क्षेत्र से थोड़ी संख्या में और गॉड स्लेयर क्षेत्र से बड़ी संख्या में सैनिकों का चयन करना पड़ा, जिसमें गॉड स्लेयर क्षेत्र का हिस्सा 90% था। सौभाग्यवश स्वर्ग की सहायता से साधना, आयु, योग्यता, स्वभाव आदि सहित सभी की जानकारी सावधानीपूर्वक दर्ज की गई। एक सरल प्रक्रिया से ये शाओबाई को 100 मिलियन युवा सैनिकों का चयन करने में सहायता मिली। ईश्वर हत्या सेना का वेतन आम नागरिकों की तुलना में कहीं अधिक था, इसलिए जब भर्ती का आदेश जारी हुआ तो बड़ी संख्या में लोग भर्ती के लिए उमड़ पड़े। महज कुछ दिनों में 1 करोड़ भालाधारी सैनिकों की भर्ती हो गई। भर्ती तो केवल पहला कदम था, इसके बाद ये शाओबाई को ईश्वर हत्या सेना को संगठित करना था और उनमें से अधिकारियों का चयन करना था। ये शाओबाई ने यह निर्धारित किया कि 10,000 लोगों की एक टीम, 1 लाख लोगों की एक बटालियन, 10 लाख लोगों की एक सेना और 10 करोड़ लोगों की एक टुकड़ी होगी। इस प्रकार कुल 10 टुकड़ियां होंगी। एक टुकड़ी के कमांडर को जनरल, सेना के कमांडर को लेफ्टिनेंट जनरल, बटालियन के कमांडर को मेजर जनरल और एक टीम के कमांडर को कैप्टन कहा जाता था। शुरू में ये शाओबाई बहुत उत्साहित थे, लेकिन जल्द ही उन्हें सैनिकों को प्रशिक्षण देना बेहद थकाऊ और उबाऊ काम लगने लगा। और जब तक सैनिक अच्छी तरह से प्रशिक्षित नहीं हो जाते, तब तक वे युद्ध में नहीं जा सकते थे। सौभाग्यवश सैन्य प्रशिक्षण जैसे मामलों के लिए मार्शल आर्ट सभ्यता के पास विशेष संस्थान थे, इसलिए उसे केवल सामान्य स्थिति का अवलोकन करना था। लेकिन फिर भी उसे यह बेहद उबाऊ लगा और उसका शरारती मन धीरे धीरे फिर से जागृत हो गया। पूरे महाद्वीप में ये मिंग और यू लिंगजियाओ के अलावा जो इस युवक को वश में कर सकते थे, वह केवल सूसू की ही बात सुनता था। हालांकि सूसू इस समय सेना के प्रबंधन में व्यस्त थी, तो उसके पास उसके साथ जाने का समय कैसे हो सकता था। ये मिंग तो आनिक्सी महाद्वीप में बहुत दूर था, जबकि यू लिंगजियाओ तो बहुत पहले ही दाव रूपांतरण क्षेत्र को समझने और आत्मसात करने के लिए एकांतवास में चली गई थी, इसलिए वह भी उसे वश में नहीं कर सकती थी। इस प्रकार ईश्वर हत्यारा सेना को प्रशिक्षण देते समय ये शाओबाई स्वर्ग द्वारा प्रकाशित क्षेत्र से बाहर निकलकर पश्चिमी सागर में पहुंच गया, जहां ड्रैगन जाति निवास करती थी। वर्तमान ये शाओबाई के पास स्वर्गीय राजा कवच था और वे स्वयं अमरता के विशेषज्ञ थे, जिससे वे स्वर्गीय राजा कवच की भयानक युद्ध शक्ति का 100% उपयोग कर सकते थे। इस कवच को धारण करके वे स्वर्ग प्रवेश क्षेत्र के विशेषज्ञ बन गए थे, तो भला वे साधारण ड्रैगन जाति से कैसे डर सकते थे। आखिरकार पूरी ड्रैगन जाति में स्वर्ग प्रवेश क्षेत्र में किसी ड्रैगन जाति के सदस्य का कोई उल्लेख नहीं था। पश्चिमी सागर के किनारे पहुंचकर ये शाओबाई नीचे झुके, एक शंख उठाया और फिर उसमें शोकपूर्ण स्वर में फूंका, जिससे आश्चर्यजनक रूप से एक बहुत ही मधुर धुन निकली। तभी उसके पीछे से एक मधुर घंटी जैसी हंसी सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो उसे एक खूबसूरत युवती दिखाई दी, जिसकी सुंदरता सूसू जितनी तो नहीं थी, लेकिन उससे कुछ कम भी नहीं थी। रोमांटिक स्वभाव के ये शाओबाई ने आंखें सिकोड़कर मुस्कुराते हुए कहा, सुंदर महिला, आप कौन हैं? आपने मुझे चौंका दिया, तो फिर तुमने छलांग क्यों नहीं लगाए? युवती खिलखिलाकर हंस पड़ी और हल्के फुल्के कदमों से करीब आने लगी।
ये शाओबाई ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम समुद्र से बाहर आए हो? जी हाँ, मैं पश्चिमी सागर की ड्रैगन जाति से हूँ, महिला ने बिना टालमटोल किए जवाब दिया। मेरा नाम किंग जिन है। आपका नाम क्या है? क्या आप इंसान हैं? ये शाओबाई ने सिर हिलाकर कहा, हाँ। फिर उसने आंखें सिकुड़कर उसे गौर से देखा। क्या तुम मुझे पहचानती हो? ये हमारी पहली मुलाकात है, महिला ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। लेकिन मैं आपके वादन से आकर्षित होकर यहाँ आई हूँ। ये शाओबाई ने सिर हिलाते हुए कहा, अगर आपको सुनना अच्छा लगे तो मैं इसे दोबारा बजा सकता हूँ। इतना कहकर उन्होंने फिर से शोकपूर्ण स्वर में शंख बजाना शुरू कर दिया। तभी महिला के चेहरे के भाव बदल गए और उसने जल्दबाजी में कहा, आपको जल्दी जाना होगा, मेरा दूसरा भाई यहाँ है। ये शाओबाई ने उत्सुकता से पूछा, आपका दूसरा भाई यहाँ है, मुझे क्यों जाना चाहिए? किंग जिन नाम की महिला ने जल्दी से कहा, तुम्हें नहीं पता, मेरा दूसरा भाई स्वभाव से ही क्रूर है और लोगों को मारना पसंद करता है। जल्दी से यहाँ से चले जाओ, वरना बहुत देर हो जाएगी। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। तभी समुद्र से एक लहर उठी और एक तगड़ा आदमी 3 नोक वाला त्रिशूल लिए बाहर आया। उसने ये मिंग को देखा, हंसा और बोला, तीसरी बहन, क्या तुम फिर से अपने प्रेमी से मिलने जा रही हो? मैंने तुमसे कहा था, ये इंसान नीच और घटिया हैं, तुम्हारे लायक बिल्कुल नहीं हैं। ये कहते हुए उसने अपना त्रिशूल उठाया और ये शाओबाई की ओर वार किया। ये स्पष्ट था कि इस व्यक्ति की साधना कमजोर नहीं थी, वह धर्म स्वर्ग के शिखर पर होना चाहिए था। दुर्भाग्य से ये शाओबाई अमरलोक में था। प्रतिद्वंद्वी के वार को देखकर किंग जिन भय से चीख उठा, लेकिन उसने केवल उपहास करते हुए कहा, मौत को दावत दे रहे हो। एक जोरदार आवाज के साथ त्रिशूल हवा में ही रुक गया, जिसे ये शाओबाई ने मजबूती से पकड़ रखा था। उस आदमी ने खींचा, लेकिन उसे हिला नहीं सका। उसने गुस्से से कहा, शाबाश, मुझसे एक भूसा खाओ। हालांकि उसने मुक्का मारने की बात कही, लेकिन प्रतिद्वंद्वी ने अपना हाथ उठाया और सफ़ेद धुएं का एक गुबार फैला दिया। वह सफ़ेद धुआं बेहद जहरीला था, जो भी उसके संपर्क में आता वह तुरंत उसमें समा जाता था। पलक झपकते ही एक अजीब सी शक्ति ये शाओबाई के शरीर में प्रवाहित हुई और वह तुरंत हिलने डुलने में असमर्थ हो गया। फिर किंग जिन चिल्लाते हुए बोली, दूसरे भाई, उसे नुकसान मत पहुंचाओ। इतना कहकर वह दौड़ी और ये शाओबाई को पकड़कर खींच ले गई। हालांकि शाओबाई को अपने हाथ में अनगिनत नुकीले कांटे चुभते हुए महसूस हुए, जो उसके शरीर में गहराई तक घुस गए थे। ऐसा लगा मानो पल भर में उसका खून जमने वाला हो, और उसके चेहरे का भाव एकदम बदल गया। बलवान व्यक्ति हंसते हुए बोला, राजकुमारी, आपका तरीका अभी भी सबसे अच्छा है। आत्मा संघनन पाउडर और ज़ोंबी सुइयों के साथ उसके पास प्रतिरोध करने की कोई क्षमता नहीं है। ये शाओबाई मानो कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। उन्होंने आंखें चौड़ी कर लीं और किंग जिन नाम की महिला को घूरने लगे। महिला ने ठंडे लहजे में उनकी ओर देखा और बोली, मेरा नाम किंग जिन है, ये शाओबाई। क्या आपको याद है, आपने इसी समुद्र तट पर ड्रैगन पैलेस के राजकुमार की हत्या की थी? ये शाओबाई को तुरंत याद आ गया कि दूसरा पक्ष बदला लेने आया है। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, किंग जिन ने कहा, जिस राजकुमार को तुमने मारा है वह मेरा मंगेतर था। और मैं किंग जिन, पूर्वी सागर ड्रैगन महल की राजकुमारी हूँ। क्या पूर्वी सागर भी है? पूर्वी सागर कहाँ है? उसने सोचा। उससे बकवास करना बंद करो, उसे ड्रैगन पैलेस ले जाओ और उसे सबसे कड़ी सजा दिलवाओ। उस विशालकाय व्यक्ति ने ये शाओबाई को उठाया और समुद्र में कूद गया। पश्चिमी सागर वास्तव में अफवाहों के अनुसार 3 परतों वाला था। पहली परत साधारण समुद्री जल थी, दूसरी आध्यात्मिक द्रव और तीसरी ड्रैगन जाति का केंद्र ड्रैगन महल थी। ड्रैगन पैलेस में प्रवेश करते ही ये शाओबाई ने एक अत्यंत समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव किया। इस आध्यात्मिक ऊर्जा की गुणवत्ता पैतृक उत्पत्ति महाद्वीप की सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक ऊर्जा से भी बेहतर थी। उसने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। बलवान व्यक्ति उसे एक भव्य हॉल में ले गया, जो पहले से ही ड्रैगनों से भरा हुआ था। इन सभी ड्रैगनों का रूप मनुष्य जैसा था, सिवाय इसके कि उनकी त्वचा पर शल्क थे और उनके सिर पर सींग थे। वे नर और मादा, बूढ़े और जवान, सभी ये शाओबाई को द्वेषपूर्ण निगाहों से घूर रहे थे। आसपास मेजें भी लगी हुई थीं। क्या ये लोग कोई भोज करने वाले थे? जब वह सोच ही रहा था, तभी दर्जनों लड़कियां कांपती हुई आईं, हर एक के हाथ में शराब और सूखे मेवों से भरी थाली थी। अचानक एक भयंकर चेहरे वाला अजगर आगे बढ़ा और एक लड़की को मेज पर पटककर उसके कपड़े फाड़ दिए। अगला दृश्य बेहद खूनी था। उसने अपना खून से सना मुंह खोला और लड़की को एक ही झटके में निगल लिया, और उस लड़की को चीखने का भी समय नहीं मिला। ये शाओबाई क्रोधित हो उठा। एक आदिम शक्ति ने उसे जकड़े हुए औषधीय प्रभाव को तोड़ दिया। उसने कठोर स्वर में चिल्लाते हुए कहा, तुम सब निकम्मे हो, आज मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। पश्चिमी सागर के सभी ड्रैगन हंस पड़े। मुकुट पहने एक ऊंचे ड्रैगन ने गहरी आवाज में कहा, हे मनुष्य, तू सचमुच बहुत साहसी और निर्भीक है। तूने न केवल मेरे राजकुमार को मारा, बल्कि तूने घिनौनी बातें भी कहीं।
अपने हृदय में व्याप्त घृणा को शांत करने के लिए आज मेरे ड्रैगन महल में एक भोज आयोजित किया जा रहा है जिसमें तुझे टुकड़े टुकड़े करके तेरा मांस बांटकर खाया जाएगा। ये शाओबाई समझ गया था कि ये ड्रैगन उसे खाना चाहते हैं। उसने व्यंग्य करते हुए मुकुटधारी ड्रैगन को घूर कर कहा, तुम ही तो ड्रैगन जाति के मुखिया हो, है ना? मैं पश्चिमी सागर का ड्रैगन राजा हूँ, दूसरे पक्ष ने हल्के स्वर में कहा। तुम्हारी मानव जाति हाल ही में बहुत उग्र हो गई है। सीमा वास्तव में हमारे पश्चिमी सागर के किनारे तक पहुंच गई है और तुम देव जाति से भी मुकाबला करने की हिम्मत करते हो। हम देव जाति के सहयोगी होने के नाते हमारी ड्रैगन जाति जल्द ही तुमसे युद्ध करेगी। ये शाओबाई ने उपहास करते हुए कहा, तुम जैसे अराजक प्राणी ड्रैगन देव जाति के हाथों की कठपुतली बनने को तैयार कैसे हो सकते हो? क्या तुम्हें अपने पूर्वजों की प्रतिष्ठा खोने का डर नहीं है? पश्चिमी सागर के ड्रैगन राजा ने फटकारा, अज्ञानी बालक, देव जाति के पास एक युगकालीन सभ्यता है। क्या पैतृक उत्पत्ति महाद्वीप इसका सामना कर सकता है? ये शाओबाई ने अपना सिर हिलाया। उन्होंने प्रचुर आध्यात्मिक ऊर्जा पर एक नज़र डाली और कहा, आपके ड्रैगन पैलेस में आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी प्रचुर मात्रा में है, ये निश्चित रूप से पौराणिक आयामी आध्यात्मिक ऊर्जा होगी, है ना? बिल्कुल सही, पश्चिम सागर के ड्रैगन राजा ने कुछ गर्व से कहा। हमारी ड्रैगन जाति का हाल के वर्षों में इतनी तेजी से विकास होने का कारण इस बैंगनी चरम आध्यात्मिक ऊर्जा से अविभाज्य रूप से जुड़ा हुआ है। यह आपका सौभाग्य है कि आप मनुष्य मरने से पहले कुछ सांसें ले सकते हैं। ड्रैगन जाति संख्या में बहुत कम है, फिर भी वे इतनी अच्छी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं। ये तो सरासर बर्बादी है। ये शाओबाई ने अपनी दिव्य चेतना से पूरे ड्रैगन पैलेस का अवलोकन किया। उन्होंने पाया कि आयामी आध्यात्मिक ऊर्जा एक विशाल मार्ग से होकर प्रवाहित होती है। मूल रूप से इस संचरण की गति अत्यंत तीव्र थी, लेकिन ड्रैगन पैलेस में सीमित स्थान और ड्रैगन जाति की सीमित संख्या के कारण आध्यात्मिक ऊर्जा का अधिक उपयोग नहीं हो पाता था। इसी कारण यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा हमेशा संतृप्त अवस्था में रहती थी, जिसके परिणामस्वरूप बाहर से आने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा की मात्रा बहुत कम थी। इसीलिए ये शाओबाई ने कहा कि वे इसे बर्बाद कर रहे हैं। ये शाओबाई की दिव्य चेतना को भांपते ही सबका चेहरा एकदम बदल गया। किंग जिन चीख पड़ी, अच्छा नहीं हुआ, उसे जहर तो नहीं दिया गया? दुर्भाग्यवश बहुत देर हो चुकी थी। ये शाओबाई लड़खड़ा गया और उसके शरीर पर एक चमकदार काला कवच आ गया। जैसे ही उसने स्वर्गीय राजा कवच पहना, उसे लगा कि उसकी आत्मा और शरीर एक विशाल और व्यापक अंतरिक्ष समय से जुड़ गए हैं। असीम शक्ति उसके शरीर और आत्मा में समा गई। उसकी बुद्धि और इच्छाशक्ति भी उदात्त हो गई। पल भर में उसकी शक्ति अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई, स्वर्ग के द्वार के स्तर तक। उस भयानक शक्ति ने पूरे ड्रैगन महल को घेर लिया। सभी ड्रैगन स्तब्ध रह गए। आखिर क्या हो रहा था? ये बच्चा इतना भयानक कैसे हो गया? मेरे लिए खोल दो, उसने जोर से चिल्लाते हुए हॉल की छत पर मुक्का मारा। एक विशाल लोहे की मुट्ठी जो अंतरिक्ष समय को आसानी से चकनाचूर कर सकती थी, अंतरिक्ष अवरोध को तोड़ते हुए पश्चिमी सागर की तीसरी परत को भेद गई और दूसरी परत को चकनाचूर कर दिया। पल भर में अनंत आध्यात्मिक ऊर्जा चारों दिशाओं में फैल गई। उस भयानक विनाशकारी शक्ति ने ड्रैगनों को स्तब्ध कर दिया और फिर वे चीखने लगे। ये शाओबाई हंसा और हाथ बढ़ाया और करोड़ों मनुष्य उसके शरीर के भीतर समा गए। ये सभी मनुष्य ड्रैगनों के गुलाम थे, जिनकी संख्या खरबों में थी और उनमें से अधिकतर युवा थे। मनुष्यों को बचा लेने के बाद चिंता की कोई बात नहीं थी। उसने हाथ हिलाया और चारों दिशाओं में कत्लेआम शुरू कर दिया। उसकी नज़र में इन आदमखोर ड्रैगनों को मार डालना चाहिए, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। बूम! लोहे की मुट्ठी ने जोरदार प्रहार किया, वास्तव में एक विस्फोटक प्रभाव के साथ। मूर्ख पश्चिमी सागर ड्रैगन राजा सीधे उस प्रहार से उड़ गया। बचे हुए ड्रैगन बच नहीं पाए और एक ही प्रहार से अंतरिक्ष विकृत और विदारित हो गया और ड्रैगन रक्त के धुंध में परिवर्तित हो गए। दरअसल ये शाओबाई को इन ड्रैगनों की ताकत कम देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। तथाकथित पश्चिम सागर ड्रैगन राजा तो केवल अमरता के स्तर पर ही था। क्या ड्रैगन जाति इतनी कमजोर थी? ड्रैगन जाति वास्तव में एक अराजक प्राणी थी, जिसकी संख्या सीमित थी, कुल मिलाकर केवल 10,000 ही थे और ये शाओबाई ने उन सभी को पल भर में मार डाला। हालांकि किंग जिन नाम की एक प्राणी को पीछे छोड़ दिया गया क्योंकि शाओबाई को उससे कुछ पूछना बाकी था। उसने किंग जिन की गर्दन पकड़कर उसे मुर्गी की तरह हवा में उठा लिया। उसने ठंडे स्वर में पूछा, तुम पूर्वी सागर ड्रैगन पैलेस से हो? यहाँ कितने ड्रैगन पैलेस हैं? किंग जिन ने ये शाओबाई को घृणा से घूरते हुए कहा, हमारी ड्रैगन जाति तुम्हें कभी नहीं जाने देगी। हमारे पास 5 महान ड्रैगन महल हैं और पश्चिम सागर तो बस सबसे कमजोर है। केंद्रीय ड्रैगन महल का ड्रैगन सम्राट स्वर्गलोक के खुले क्षेत्र में एक शक्तिशाली शक्ति है। वह तुम्हारी मानव जाति का नाश कर देगा। ये शाओबाई बहुत आश्चर्यचकित हुए। ये वास्तव में ओपनिंग हेवन क्षेत्र है। ऐसे में सेंट्रल ड्रैगन पैलेस 5 महान ड्रैगन पैलेसों का प्रमुख है। क्या आप जानते हैं कि सेंट्रल ड्रैगन पैलेस कहाँ स्थित है? किंग जिन ने ठंडे स्वर में कहा, तुम इसे ढूंढ ही नहीं सकते।
सेंट्रल ड्रैगन पैलेस एक रहस्यमय आयाम में स्थित है। ये शाओबाई ने अजीबोगरीब ढंग से पूछा। एक और आयाम? वह आयाम पैतृक उत्पत्ति महाद्वीप के बाद दूसरे स्थान पर है। केंद्रीय ड्रैगन महल वहीं स्थित है। वैसे वहाँ प्रचुर संसाधन हैं, इसलिए ड्रैगन जाति ने बड़ी संख्या में ड्रैगन पुत्रों और पोतों को जन्म दिया है, और विशेषज्ञ असंख्य हैं। यदि आप अपना भला चाहते हैं तो मुझे शीघ्र रिहा कर दें और मैं आपकी मानव जाति को बख्शने पर विचार करूंगा। उसके बोलने से पहले ही ये शाओबाई ने बल प्रयोग करते हुए किंग जिन की गर्दन तोड़ दी। उसने बुदबुदाते हुए कहा, सच में ऐसा आयाम है? मुझे समय मिलते ही जाकर देखना होगा। किंग जिन को मारने के बाद उसने इशारा किया। स्वर्ग का प्रकाश केवल पश्चिमी सागर के किनारे पर ही चमक रहा था। लेकिन जैसे ही ये शाओबाई ने इशारा किया, प्रकाश तुरंत फैल गया और पूरे पश्चिमी सागर को ढक लिया। उसी समय दूसरे आयाम से आए आध्यात्मिक ऊर्जा को स्वर्ग ने एकत्रित कर लिया और फिर उसे हर जगह समान रूप से वितरित कर दिया। आध्यात्मिक ऊर्जा संचारण चैनल पर स्वर्ग का अधिकार हो जाने के बाद स्थिति तुरंत बदल गई। यह अज्ञात है कि स्वर्ग ने किस साधन का प्रयोग किया, लेकिन आध्यात्मिक ऊर्जा संचारण की गति अचानक करोड़ों गुना बढ़ गई। विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाह से निकलने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा पूरी तरह से क्रिस्टलीकृत हो गई और वह सब स्वर्ग में समाहित हो गई। इस मामले ने महान ऋषियों को भी चिंतित कर दिया और वे जांच करने के लिए बाहर आए। जब शांग वुलियांग ने आध्यात्मिक ऊर्जा से भरे एक विशालकाय अजगर को स्वर्ग की ओर तेजी से बढ़ते देखा तो वह हंसते हुए बोला, शाओबाई, तुमने क्या किया है? ये शाओबाई मुस्कुराया और बोला, दादाजी, ये तो आयामी आध्यात्मिक ऊर्जा है। मुझे इतनी अधिक मात्रा की उम्मीद नहीं थी। इस गणना के अनुसार केवल इतनी आध्यात्मिक ऊर्जा ही मानव जाति के उपयोग के लिए पर्याप्त है। बहुत बढ़िया, नन्हे बच्चे ने बहुत बड़ा योगदान दिया है, सम्राट शिंग तियान ने प्रशंसा की। फिर ये शाओबाई ने पूरी कहानी बताई। जब उसने सुना कि ड्रैगन जाति मनुष्यों को नुकसान पहुंचा रही है तो सम्राट शिंग तियान ने व्यंग्य करते हुए कहा, शाबाश, तुमने कहा था कि केंद्रीय ड्रैगन महल एक विशेष आयाम में है, तो उसे ढूंढो और मिलकर नष्ट कर दो। ये शाओबाई ने सिर हिलाते हुए कहा, महान सम्राट ने जो कहा वह बिल्कुल सही है। वैसे भी मेरे पास करने को कुछ नहीं है, तो क्यों न मैं उस आयाम का पता लगाने चला जाऊं। इतना कहकर वह लड़खड़ाया और गायब हो गया। महान ऋषियों को थोड़ी ईर्ष्या हुई और सम्राट शिंग तियान ने कहा, यह स्वर्गीय राजा कवच वास्तव में जादुई है जो सीधे शाओबाई को ओपनिंग हेवन दायरे की शक्ति प्रदान करता है। शांग वुलियांग ने कहा, यही कारण है कि महान स्वर्गीय पूज्य अनेक्सी गए थे। यदि देव जाति को बड़ी संख्या में स्वर्गीय राजा कवच प्राप्त हो जाते हैं तो हमारी मानव जाति उनका मुकाबला बिल्कुल नहीं कर पाएगी। ऐसा कहा जाता है कि येमिंग के आनेक्सी महाद्वीप में दोबारा आने के बाद भी सृष्टिकर्ता ने उसकी पहचान को पहचान लिया। हालांकि अब उसके पास भाग्य अंक नहीं है और वह अब शाही परिवार का सदस्य नहीं है। जैसे ही उसने अनेक्सी महाद्वीप में प्रवेश किया, उसे अपने सुप्त दुष्ट विचारों से उत्पन्न शक्ति जागृत होती हुई महसूस हुई। इस शक्ति का बल पहले ही स्वर्ग के उद्घाटन क्षेत्र तक पहुंच चुका था और यह 9वें स्तर के जादुई जीवों का मुकाबला करने में सक्षम थी। येमिंग इस बार आनेक्सी आया था, पहला तो समाचार जानने के लिए और दूसरा उसके मन में एक विचार था। वह मार्शल आर्ट का अभ्यास करता था और मार्शल आर्ट सैद्धांतिक रूप से किसी भी सभ्यता में समाहित हो सकता था और आनेक्सी सभ्यता भी इसका अपवाद नहीं थी। इस समय उसने जो दुष्ट विचारों की शक्ति अवशोषित की थी वह उसकी अपनी शक्ति से कहीं अधिक थी और वह इस शक्ति का उपयोग करके एक क्लोन बना सकता था। जादुई जीवों के आरोहण वाले एक क्षेत्र में एक पहाड़ी गुफा के अंदर येमिंग पालथी मारकर बैठा था। उसके शरीर के भीतर स्याही जैसी ऊर्जा का एक पिंड रेंगता हुआ उसके शरीर से अलग हो रहा था। ये स्याही जैसी ऊर्जा लगातार बदलती रही और अंत में उसी के समान रूप में परिवर्तित हो गई। जैसे ही मानव रूप प्रकट हुआ, वह एक वस्त्र में परिवर्तित हो गया और उसका व्यवहार और शब्द बिल्कुल येमिंग के समान थे। उसी समय खून की रोशनी की एक चमक के साथ रक्त देवता भी बाहर कूद पड़ा, अपने बुरे विचारों को ऊपर नीचे देखते हुए। उसने अपने होंठ चाटे और कहा, यह क्लोन मेरे लिए बिल्कुल सही है। येमिंग ने कहा, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है। मेरे पास तुम्हारी रक्त छाया दिव्य कला को थोड़ा संशोधित करने की योजना है, जो दानव छाया दिव्य कला होगी। दानव छाया दिव्य कला की सहायता से तुम सभी जादुई प्राणियों के बुरे विचारों को शीघ्रता से अवशोषित कर सकते हो और स्वयं को मजबूत कर सकते हो। समय आने पर तुम सृष्टिकर्ता के सभी बुरे विचारों को धारण करने में सक्षम हो जाओगे और सृष्टिकर्ता का मुकाबला करने में सक्षम बन जाओगे। रक्त देवता ने पलकें झपकाईं। तुम चाहते हो कि मैं रक्त के सार को द्वेष में बदल दूं? ये कहने के बाद उसने मन ही मन सिर हिलाया, क्योंकि उसे यह विचार काफी मनोरंजक लगा। येमिंग ने कहा, तुम्हारा अस्तित्व ही रक्त शास्त्र, रक्त सार कला, रक्त माता सृजन कला और रक्त छाया दिव्य कला का मिश्रण है। ये सभी रक्त को मूल मानते हैं, लेकिन वास्तव में ये कुछ हद तक जबरदस्ती है। रक्त जीवन का सार है, फिर भी संपूर्ण नहीं। यहाँ अनेक्सी महाद्वीप पर प्रत्येक राक्षसी जीव का संपूर्ण मन सृष्टिकर्ता की दुर्भावना से भरा है।
यदि हम रक्त को दुर्भावना से बदल दें तो साधना तकनीक तुरंत परिपूर्ण हो जाती है। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, उसके ब्रह्मांडीय मस्तिष्क ने पूरी गति पकड़ ली और 3 सर्वोच्च रक्त जाति कलाओं को अपने स्वयं के मार्शल दाव और अनेक्सी महाद्वीप पर स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों के साथ एकीकृत कर दिया। क्षण भर में एक बिल्कुल नई तकनीक का जन्म हुआ, महान स्वतंत्रता राक्षसी तकनीक, जो सृष्टिकर्ता की दुर्भावना पर आधारित थी। ये मिंग के ये निष्कर्ष निकालते ही रक्त देवता खिलखिला कर हंसे, अपना मुंह खोला और स्याही जैसे काले अवतार को निगल गए। अगले ही पल उनका चेहरा विकृत हो गया और उनके भीतर के स्वर्गीय नियम बदल गए। जल्द ही एक पूर्ण अवतार का जन्म हुआ। वह अभी भी बिल्कुल ये मिंग जैसा दिखता था, बस घोर काला था, इतना काला कि आंखें, नाक और मुंह छाया में गायब हो गए। प्रकट होने के क्षण से ही प्रत्येक सांस के साथ उसके शरीर में द्वेष प्रवाहित होता रहा और वह महान स्वतंत्रता राक्षसी तकनीक के अनुसार धीरे धीरे साधना करता रहा। ये मिंग की नई तकनीक में 33 स्तर थे। एक ही झटके में अवतार 30वें स्तर पर पहुंच गया, लगभग स्वर्ग द्वार क्षेत्र की साधना के बराबर। साधना में 1 महीने से थोड़ा अधिक समय बीत गया। जैसे ही दुष्ट अवतार को सफलता मिली, उसने दहाड़ मारी और निकटतम 8वें दर्जे के राक्षसी जानवर पर झपट्टा मारा। वह विशालकाय जीव एक तितली थी। उसके 6 पंखों की एक ही फड़फड़ाहट पहाड़ों और नदियों को राख में बदल सकती थी और अंतरिक्ष को भी शून्य में विलीन कर सकती थी, बेहद भयानक। फिर भी जैसे ही एक अत्याचारी शक्ति उस पर टूट पड़ी, उसे केवल इतना ही आभास हुआ कि एक काली छाया उस पर झपट पड़ी। वह बेहोश हो गई और मौके पर ही मर गई। द्वेष के अवतार में रक्त छाया दिव्य कला का गुण था। एक ही झटके में वह राक्षसी दैत्य के भीतर मौजूद द्वेष के प्रत्येक अंश को सोख लेता था और उसे अपना बना लेता था। फिर अवतार 2 भागों में बंट जाता था, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और हर दिशा में फैल जाता था। ये नवगठित छायाएं कमजोर राक्षसी दैत्यों की तलाश करती थीं, एक बार फिर एक ही झटके में उनका सारा द्वेष सोख लेती थीं। जितने अधिक जानवरों को वे मारते गए, उनकी दुर्भावना और शक्ति उतनी ही बढ़ती गई। महज 1 महीने में ही अवतारों की बढ़ती संख्या करोड़ों में पहुंच गई और यह संख्या भयावह गति से बढ़ती ही जा रही थी। इसी बीच ये मिंग के भीतर उसके पदचिह्नों की संख्या तेजी से बढ़ी। 100 अरब, 1 खरब, 10 खरब, 100 खरब। 1 महीने के भीतर यह आश्चर्यजनक रूप से 36 क्वाड्रिलियन तक पहुंच गई, जो 36 क्वाड्रिलियन सृजन क्रिस्टल पत्थरों के बराबर है। ये मिंग भी निष्क्रिय नहीं था। वह कुछ समय पहले ही दाव रूपांतरण क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था और अब आगे का रास्ता तलाशने का समय आ गया था, हालांकि उसे अभी भी कोई सुराग नहीं था। आखिरकार अगला चरण स्वर्ग द्वार क्षेत्र था, जहां विशेषज्ञ ब्रह्मांड की मूल शक्ति का उपयोग करके किसी आयाम को जबरदस्ती खोल सकते थे और किसी क्षेत्र के शासक बन सकते थे। फिलहाल वह उस स्तर से काफी दूर था। 360 क्वाड्रिलियन सृजन क्रिस्टल पत्थरों से एक विशाल बेड़ा खरीदा जा सकता था। ये मिंग के विचार में आनिक्सी सभ्यता चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, ब्रह्मांड स्तरीय युद्धपोतों की उसकी उत्पादन क्षमता सीमित थी, इसलिए बेहतर यही था कि वह इनका भंडार कर ले। इस तरह अगर आनिक्सी महाद्वीप बाद में देव जाति की सहायता करना चाहे तो उसके पास भेजने के लिए कोई जहाज नहीं बचेगा। उसका तर्क सही साबित हुआ। जब वह जानकारी लेने के लिए शाही राजधानी में दोबारा दाखिल हुआ तो उसे पता चला कि पूरे अनेक्सी महाद्वीप के पास इस समय केवल लगभग 10 लाख ब्रह्मांड स्तरीय युद्धपोत और 2 करोड़ ब्रह्मांड स्तरीय युद्धपोत ही मौजूद हैं। अन्य सभी युद्ध सामग्री भी इसी तरह सीमित मात्रा में थी। भविष्य में इनकी आपूर्ति असीमित नहीं हो सकती थी। इसके बाद ये मिंग ने एक के बाद एक कई दुकानों का दौरा किया और भारी मात्रा में युद्ध सामग्री खरीदी। कई क्वाड्रिलियन सृजन बिंदुओं के स्वामी होने के कारण वह अब शाही परिवार में शीर्ष स्थान पर थे और हर दुकान उनके संरक्षण को महत्व देती थी। पहले तो उसने सीधे तौर पर खरीदारी नहीं की, उसने केवल अग्रिम भुगतान किया और अपनी मनचाही युद्ध मशीनों के लिए ऑर्डर दिए, जिनमें ज्यादातर ब्रह्मांड स्तरीय युद्धपोत, स्वर्गीय राजा कवच और नरसंहार भाले शामिल थे। जब वह बातचीत कर रहा था, दुष्ट अवतार ने राक्षसी जानवरों का तेजी से वध किया और प्रतिदिन अर्जित किए जाने वाले सृजन अंक तेजी से बढ़ते गए। इस प्रकार ये मिंग द्वारा 1000 से अधिक दुकानों के साथ सौदेबाजी पूरी करने के बाद केवल जमा राशि के रूप में ही उसे 10 ट्रिलियन सृजन क्रिस्टल पत्थरों से अधिक खर्च करना पड़ा। ये मिंग के पास अब हर आदेश को दर्ज करने वाली एक सूची थी। 720,000 ब्रह्मांड स्तरीय युद्धपोत, 120 मिलियन ब्रह्मांड स्तरीय युद्धपोत, 6 अरब नरसंहार भाले, 24 सेट स्वर्गीय राजा कवच, 3 मिलियन असीम युद्ध रथ, 3000 चरमदाव कमांड टोकन, 12 युद्ध क्षेत्र और भी बहुत कुछ। कुल मिलाकर वह 2 मेगा क्रिएशन क्रिस्टल स्टोन से अधिक यानी 20 मेगा क्रिएशन पॉइंट खर्च करेगा। सौभाग्यवश दुष्ट अवतार के सृजन अंकों की दैनिक आय लगातार बढ़ती जा रही थी और भुगतान एक साथ करने के बजाय दुकान दर दुकान किया जा सकता था, इसलिए उसे कोई जल्दी नहीं थी। औसतन वह प्रतिदिन लगभग 10 दुकानों का हिसाब किताब निपटाता था और इस तरह 1 महीना बीत गया। हाल ही में उसके द्वारा बनाए गए क्रिस्टल पत्थरों की संख्या बढ़ना बंद हो गई थी, जबकि उसके खर्चे लगातार बढ़ते जा रहे थे। जब वह आखिरी दुकान से सामान लेकर निकला तो उसके खाते में केवल 150 अरब ही बचे थे।
1 महीने से थोड़े ही समय में उसने 20 खरब से अधिक क्रिस्टल पत्थर खर्च कर दिए थे। जिस क्षण ये मिंग दुकान से बाहर निकला, उसी क्षण आनेक्सी महाद्वीप पर द्वेष अवतार द्वारा अंतिम राक्षसी दैत्य का वध कर दिया गया। उसकी मृत्यु के क्षण ही ये मिंग के द्वेष अवतार में कंपन उत्पन्न हुआ और उसके भीतर एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। उसके शरीर के भीतर हजारों महान प्रतिबंधक सूत्र बनने लगे, कुल मिलाकर 3000। जब दाव के 3000 महान प्रतिबंध पूरे हो गए तो अरबों अवतार एक में विलीन हो गए और एक मानव रूप धारण किया जो बिल्कुल ये मिंग जैसा दिखता था। अब वह घोर काला नहीं था बल्कि एक सामान्य व्यक्ति से अविभाज्य था। अवतार ये मिंग के पास लौटा और मुस्कुराते हुए बोला, मुझे विश्वास है कि मैंने आपको गौरवान्वित किया है, सभी राक्षसी दैत्यों का नाश हो गया है। ये मिंग ने उत्सुकता से द्वेष अवतार का अध्ययन किया। सृष्टिकर्ता के सभी द्वेषों ने मिलकर तुम्हारा सृजन किया है। तुम्हारी शक्ति अब लगभग स्वयं सृष्टिकर्ता के बराबर है, यहाँ तक कि सृष्टिकर्ता भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सभी चीज़ों में यिन और यांग मौजूद होते हैं। मैं अनेक्सी महाद्वीप का विपरीत पक्ष हूँ, बुराई का अवतार हूँ, द्वेष ने कहा। मुझे स्वतंत्रता चाहिए। यदि आप सहमत हैं तो मैं आपको 3 शर्तें दे सकता हूँ। ये मिंग समझ गया था कि ये दुर्भावना इतनी बढ़ गई थी कि इसे नियंत्रित करना असंभव था। यद्यपि ये केवल एक अवतार थी, फिर भी इसमें स्वतंत्र इच्छाशक्ति थी। उन्होंने अपने चेहरे पर संयम बनाए रखा। तुम क्या करना चाहते हो? स्वाभाविक रूप से सृष्टिकर्ता का नाश करके अनेक्सी महाद्वीप पर कब्जा करना, दुष्ट अवतार ने उत्तर दिया। एक बार सफल हो जाने पर मैं नया जीवन प्राप्त कर सकता हूँ और 3000 युगों तक जीवित रह सकता हूँ। ये मिंग ने आह भरी। लेकिन तुम भली भांति जानते हो कि सबसे संभावित परिणाम पारस्परिक विनाश है, सकारात्मक और नकारात्मक का शून्य में परिणत होना। भले ही इसकी संभावना 10,000 में एक ही क्यों न हो, मुझे प्रयास अवश्य करना चाहिए। चाहे सृष्टिकर्ता मुझे पराजित करे या मैं सृष्टिकर्ता को पराजित करूं, परिणाम एक ही होगा। ये ब्रह्मांड निरंतर चलता रहेगा, अवतार ने कहा। ये मिंग कुछ पल चुप रहा। आनेक्सी सभ्यता में उसे पहले ही काफी लाभ मिल चुका था और लौटने के बाद उसे देव जाति के जवाबी हमले का कोई डर नहीं था। ये सोचकर उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें आज़ादी दे सकता हूँ। बहुत बढ़िया, आप अपनी शर्तें बता सकते हैं, दूसरे ने कहा। ये मिंग, पहले आनेक्सी महाद्वीप पर मौजूद सभी सृजन क्रिस्टल पत्थर मुझे सौंप दो। दूसरे, मुझे सृष्टिकर्ता की साधना का अनुभव और ज्ञान प्रदान करो। और तीसरे, यदि तुम और सृष्टिकर्ता एक दूसरे का नाश कर दो तो मेरी गणना के अनुसार जीवन उत्पत्ति कणों की एक विशाल मात्रा उत्पन्न होगी। सामान्यतः वे ब्रह्मांड में विलीन हो जाते हैं। मुझसे वादा करो कि तुम वे कण मुझे सौंप दोगे। जीवन उत्पत्ति कण ही जीवन का स्रोत और मूल थे। ये मिंग जानता था कि वे कितने अनमोल थे। यदि वह उन्हें प्राप्त कर लेता तो मानव जाति असाधारण प्रतिभा वाले और अधिक वंशजों को जन्म देती। दुष्ट अवतार ने सिर हिलाया। पहली 2 शर्तों पर मैं तुरंत सहमत हो सकता हूँ। जहाँ तक तीसरी शर्त की बात है, सृष्टिकर्ता के साथ मेरा टकराव आपके दृष्टिकोण से भविष्य में बहुत दूर हो सकता है। कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर सकता हूँ, ये मिंग ने शांत भाव से कहा। इतना कहकर उसने हवा में हाथ घुमाया और पल भर में अपने और अवतार के बीच के रहस्यमय संबंध को तोड़ दिया। उसी क्षण अकल्पनीय गहन साधना अनुभव और ब्रह्मांडीय ज्ञान ये मिंग पर अवतरित हुआ। उनका शरीर कांप उठा, उनकी आंखों में ज्ञान का प्रकाश फैल गया और उनके कई पुराने संदेह पल भर में दूर हो गए। अगले ही क्षण उनके अंतरिक्ष में 640 अरब सृजन क्रिस्टल पत्थर प्रकट हुए, वे सभी पत्थर जिनका अवतार ने वादा किया था। सृजन क्रिस्टल पत्थरों को प्राप्त करने के बाद ये मिंग ने देर नहीं की। उन्होंने मुट्ठी जोड़कर कहा, आनेक्सी महाद्वीप 3000 युगों तक कायम रहे। अलविदा। इसके साथ ही उसने एक कदम बढ़ाया और अनेक्सी महाद्वीप को पीछे छोड़ दिया। जब ये मिंग आदिम उत्पत्ति महाद्वीप में लौटा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उसकी अनुपस्थिति में मानव जाति द्वारा नियंत्रित क्षेत्र लगभग 2 गुना हो गया था। अब आदिम उत्पत्ति महाद्वीप का आधा हिस्सा स्वर्ग की चमक से जगमगा रहा था। इसके अलावा उसे देव जाति और मानव जाति के बीच किसी युद्ध का आभास नहीं हुआ। लौटते ही उसने अपने लोगों को बुलाकर पूछा कि क्या हुआ था। पता चला कि उसकी अनुपस्थिति में लिटिल तियान ने हर मोर्चे पर आक्रामक रूप से विस्तार किया था, जबकि देव जाति अजीब तरह से निष्क्रिय रही, एक भी सैनिक नहीं भेजा। ये मिंग को ये बहुत अजीब लगा, क्या देव जाति के साथ कुछ हुआ था। उसने तुरंत अंतरिक्ष समय के देववंश के अवतार से संपर्क किया। उस समय वह थोर नाम का अवतार था। थोर से जल्द ही खबर आई और कारण ने उसे चौंका दिया। देववंश का असामान्य व्यवहार वास्तव में उससे जुड़ा हुआ था। आनेक्सी महाद्वीप पर उसने सभी द्वेष को समाहित कर लिया था, जिससे सृष्टिकर्ता के विपरीत ध्रुव का निर्माण हुआ था। ऐसी स्थिति अंततः उत्पन्न होनी ही थी, क्योंकि राक्षसी दैत्य एक दूसरे को खा जाते थे और अंत में केवल एक ही शेष बचता था। ये मिंग के कार्यों ने इस प्रक्रिया को बहुत तेज कर दिया था। इस घटना ने आनेक्सी महाद्वीप के शाही परिवारों में दहशत फैला दी और वे अब समय से पहले ही आदिम उत्पत्ति महाद्वीप में प्रवास करने की व्यवस्था कर रहे थे।
हालांकि आदिम उत्पत्ति महाद्वीप तक पहुंचने के लिए उन्हें पहले इसके महान दाव नियमों के अनुकूल होना पड़ा, इसलिए ये यात्रा आसान नहीं थी। प्रवासियों की भारी आमद ने देव जाति को लगातार संघर्ष करने पर मजबूर कर दिया, जिससे उन्हें मानव जाति के साथ क्षेत्र पर कब्जा करने का समय ही नहीं मिला। इस प्रकार मानव जाति ने बिना किसी प्रयास के ही आदिम उत्पत्ति महाद्वीप के आधे हिस्से पर अधिकार कर लिया। आश्चर्य तो एक बात थी, लेकिन ये मिंग फिर भी बहुत खुश था। जितना बड़ा क्षेत्र होगा, मानव जाति के विकास के लिए उतना ही अधिक अवसर होगा। फिलहाल भौगोलिक दृष्टि से तो मानव जाति देव जाति से कमजोर नहीं थी। उसके द्वारा खरीदे गए भारी मात्रा में युद्ध सामग्री के साथ युद्ध छिड़ने पर मानव जाति को लाभ होगा। बेशक इस खबर का एक नकारात्मक पहलू भी था। विश्राम का शाही वंश लगातार जुयुआन महाद्वीप की ओर बढ़ रहा था और वे निश्चित रूप से भारी मात्रा में युद्ध सामग्री लाएंगे। सौभाग्यवश ये मिंग ने पहले से ही तैयारी कर ली थी और एक ही बार में आनेक्सी महाद्वीप के 70% से अधिक युद्ध सामग्री खरीद ली थी। उनकी समझ के अनुसार आनेक्सी महाद्वीप के सामान्य वातावरण को छोड़ने के बाद इन विश्रामरत शासकों के लिए अल्पकाल में बड़ी संख्या में युद्ध सामग्री का निर्माण करना असंभव होगा, इसलिए देव जाति को उनकी सहायता सीमित होगी। हालांकि हमेशा सबसे बुरे हालात के लिए तैयार रहना चाहिए। ये मिंग के लौटने के अगले ही दिन उन्होंने आगामी युद्ध की तैयारी में बड़ी संख्या में सैनिकों को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। ये मिंग का मार्गदर्शक सिद्धांत था कि संख्या से अधिक गुणवत्ता महत्वपूर्ण है, इसलिए उन्होंने स्वयं बहुत कम सैनिकों को प्रशिक्षित किया। अधिकांश कार्य कठपुतली सेना द्वारा पूरा किया गया। ब्रह्मांड स्तरीय युद्धपोत का उदाहरण लें तो इसका स्वचालन स्तर अत्यंत उच्च है। इसे सुचारू रूप से संचालित करने के लिए केवल 100 से कुछ अधिक लोगों की आवश्यकता होती है। रसद, रखरखाव और अन्य सभी कार्य पपेट्स द्वारा पूरे किए जाते हैं, जिनकी दक्षता और सटीकता कहीं अधिक है। बेशक कुछ खास तरह के सैनिकों की बड़ी संख्या में भर्ती की जरूरत थी, जैसे कि जीशा तोप सैनिक, रथ सैनिक, धनुषधारी सैनिक आदि। विभिन्न स्थानों पर भर्ती प्रक्रिया चुपचाप चलती रही और सैनिकों के साथ उदार व्यवहार किए जाने के कारण लोग उत्साहपूर्वक भर्ती हुए। हालांकि हर कोई सैनिक नहीं बन सकता था। अधिकांश रंगरूटों को कम से कम मार्शल सेंट साधना स्तर तक पहुंचना आवश्यक था। अधिकारी बनने के लिए किसी को मार्शल गॉड प्रथम स्वर्ग के अंतिम चरण की साधना स्तर की आवश्यकता होती थी। दरअसल ये शाओबाई पहले से ही जीशागन सैनिकों को प्रशिक्षण दे रहे थे और उन्हें काफी अनुभव प्राप्त था, इसलिए जीशागन सैनिकों की भर्ती का पूरा जिम्मा उन्हीं पर था। जब ये मिंग ने ये शाओबाई को 6 अरब नरसंहार भाले सौंपे तो वह चौंक गए। यदि 6 अरब नरसंहार भाले एक साथ आग बरसाएं तो वह कितना शक्तिशाली होगा। जीशागन सैनिक सभी मार्शल गॉड फर्स्ट हेवन स्तर पर थे और उनके पास असाधारण युद्ध शक्ति थी, जिससे वे नरसंहार भाले की पूरी शक्ति का प्रयोग कर सके। 1 महीने बाद 6.1 अरब जीशागन सैनिक विशाल ड्रिल ग्राउंड पर एक साथ प्रकट हुए। यह अभ्यास मैदान अनंत तारों भरे आकाश में धरती से बहुत दूर स्थित था और इसका क्षेत्रफल असीम रूप से विशाल था। 6 अरब जीशागन सैनिकों ने 10 करोड़ सैनिकों की टुकड़ियां बनाकर कुल 61 टुकड़ियां बनाईं। दूर से देखने पर प्रत्येक टुकड़ी एक विशाल काले गोले जैसी दिखती थी। इस दौरान ये शाओबाई नरसंहार भाले की दक्षता में सुधार करने के बारे में सोच रहे थे। मूल रूप से 100 मिलियन जीशागन सैनिकों का प्रबंधन संभव था, लेकिन 6.1 बिलियन की संख्या बहुत अधिक थी। कुछ विचार विमर्श के बाद उसने ये मिंग से युद्ध नगर का अनुरोध किया। वर्तमान युद्ध नगर अपने पूर्व स्वरूप से पुनर्तः भिन्न था। ये मिंग ने मार्शल दाव सभ्यता का उपयोग करके इसे एक भयानक महाहथियार में परिवर्तित कर दिया था। युद्ध नगर पर केवल शाश्वत तोपें ही लगी थीं और कई अमर लोगों की कठपुतलियां वहां तैनात थीं। दुर्भाग्यवश युद्ध नगरी की नींव सीमित थी। ये समय और स्थान के द्वार या समय और स्थान की तलवार जैसी कोई महान दिव्य कलाकृति नहीं थी, इसलिए इसकी क्षमता सीमित थी। हालांकि युद्ध नगरी की विशेषताएं जीशागन सैनिकों के लिए एकदम उपयुक्त थीं। पहली बात तो ये थी कि युद्ध नगरी नरसंहार भाले की शक्ति को एकीकृत कर सकती थी, जिससे उनका प्रभाव और भी मजबूत हो जाता था। दूसरी बात यह थी कि युद्ध नगरी जीशागन सैनिकों को छुपा सकती थी और बाहरी रूप से केवल युद्ध नगरी के रूप में ही दिखाई देती थी। दुश्मन कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इसके अंदर 6.1 अरब भयानक नरसंहार भाले छिपे हुए हैं। 61 युद्ध व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने के बाद ये शाओबाई ने युद्ध नगर को मुक्त किया। युद्ध नगर की कलाकृति आत्मा नन्हा युद्ध ने उत्साहपूर्वक कहा, ये नरसंहार भाले शक्तिशाली हैं। बहुत बढ़िया, ये शाओबाई ने कहा। छोटे योद्धा, अब से तुम मेरे पीछे चलोगे। तुम मुझसे बेहतर जानते हो कि चीजों को कैसे व्यवस्थित करना है। युद्ध के शहर ने एक विचित्र हंसी हंसी। अंतरिक्ष की परतों से घिरा विशाल युद्ध का शहर अचानक बदलने लगा। अनगिनत इमारतें विशाल अर्धगोलाकार वस्तुओं में परिवर्तित हो गईं, जो इसकी सतह को घनी रूप से ढक रही थीं। ये शाओबाई ने गिनती की और इन गोलार्धों की संख्या ठीक 6100 थी। उसने पूछा, क्या इनमें से प्रत्येक में 10 लाख जीशागुन सैनिक समा सकते हैं? लिटिल वॉर ने उत्तर दिया, जी हाँ गुरुजी।
ऊपरी तौर पर तो ये सिर्फ तोपखाने हैं, लेकिन असल में इनमें जीशागन सोल्जर्स छिपे हुए हैं। उसके बोलने से पहले ही प्रत्येक गोलार्ध की सतह पर एक तोप प्रकट हो गई। इन तोपों में शाश्वत तोपें और निहारिका तोपें शामिल थीं, और कुछ पर तो धनुष भी लगे हुए थे। यद्यपि शाश्वत तोपें और निहारिका तोपें शक्तिशाली थीं, लेकिन उनकी संख्या नरसंहार भाले की तुलना में बहुत कम थी, और उनका समन्वय भी कहीं अधिक कमजोर था। 6.1 अरब जीशागन सैनिकों के इकट्ठा होने के बाद ये शाओबाई ने युद्ध नगर के कमान केंद्र में प्रवेश किया। युद्ध नगर का उपयोग करके वह बाहर का पूरा दृश्य देख सकता था। छोटे से युद्ध, क्या तुम 6.1 अरब नरसंहार भाले की शक्ति जानना चाहते हो? ये शाओबाई ने चमकती आंखों से पूछा। नन्हा युद्ध हंसते हुए बोला, कृपया आदेश दीजिए स्वामी। ये शाओबाई ने अपनी ठुड्डी सहलाते हुए बुदबुदाया, छोटे युद्ध, केंद्रीय ड्रैगन महल एक निश्चित आयाम के भीतर स्थित है। चलो उसे ढूंढते हैं और नरसंहार भाले की शक्ति का परीक्षण करते हैं। लिटिल वॉर ने कहा, गुरुजी, मुझे डर है कि इसे ढूंढना आसान नहीं होगा। अनगिनत आयाम हैं और कुछ बहुत गहराई में छिपे हुए हैं। ये शाओबाई ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यदि साधना का स्तर पर्याप्त हो तो ये कठिन नहीं है। इतना कहकर उन्होंने हाथ बढ़ाकर हवा में इशारा किया। उनके सामने एक धुंधली, पारदर्शी सफ़ेद रोशनी प्रकट हुई, और इस सफ़ेद रोशनी के भीतर अनगिनत चमकीले नीले धागे घनी तरह से फैले हुए थे, जिनकी संख्या करोड़ों में थी। लिटिल वॉरेन ने पूछा, गुरुजी, क्या ये धागे आयामों को दर्शाते हैं? ये शाओबाई ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही। इतना कहकर उन्होंने अपना हाथ अनगिनत धागों पर फेरा, और उनमें से एक धागा कंपन करते हुए एक सुखद ध्वनि उत्पन्न करने लगा। वह मुस्कुराया और बोला, मैंने अभी अभी ड्रैगन कबीले की ऊर्जा का एक अंश छोड़ा है, और केवल इस एक अंश ने प्रतिक्रिया दी है। इससे संकेत मिलता है कि यह ड्रैगन कबीले का छिपने का स्थान होना चाहिए। लिटिल वॉर थोड़ा घबराया हुआ महसूस कर रहा था और बोला, गुरुजी, यह एक गंभीर मामला है। सेंट्रल ड्रैगन क्लैन के पास हेवन ओपनिंग रियल्म के विशेषज्ञ हैं। क्या हमें महान स्वर्गीय पूज्य को सूचित करना चाहिए? ये शाओबाई ने आंखें घुमाईं। क्या मेरे पास स्वर्ग भेदन कवच नहीं है? इसके अलावा, क्या आपको लगता है कि नरसंहार भाले सिर्फ दिखावे के लिए हैं? और मुझे लगता है कि केंद्रीय ड्रैगन वंश बिना किसी कारण के इस आयाम में नहीं रुका होगा। उनके भीतर कुछ तो अच्छा होगा जिसके कारण वे इसे छोड़ने को तैयार नहीं हैं। लिटिल वॉर ने कहा, बेशक मालिक, जा सकते हैं, लेकिन कृपया सावधान रहें। कुछ व्यवस्थाएं करने के बाद येमिंग ने महान लुओ स्वर्ग तकनीक का अभ्यास जारी रखा। सृजन क्रिस्टल पत्थरों की सहायता से उन्होंने क्रमशः 11वें स्वर्ग, 12वें स्वर्ग और 24वें स्वर्ग तक के द्वार खोले। 18वें स्वर्ग से 24वें स्वर्ग तक स्वर्ग द्वार खोलने वाले ऋषियों के लिए उपयुक्त थे, और उनका दायरा और भी व्यापक था। 24वें स्वर्ग में बड़ी संख्या में लोग रह सकते थे, इसलिए ये मिंग स्वाभाविक रूप से उसे खाली नहीं छोड़ना चाहता था। इसलिए उसने आनेक्सी महाद्वीप की दोबारा यात्रा करने का अवसर लिया। विश्राम की इस वापसी यात्रा पर उसे दो काम करने थे। पहला, उसने आनेक्सी महाद्वीप के सभी मनुष्यों को अपने ज़ुयुआन महाद्वीप में स्थानांतरित करने की योजना बनाई थी, जो उसने बहुत पहले बनाई थी। आनेक्सी महाद्वीप की जनसंख्या कम से कम 900 क्विंटिलियन थी, जो ज़ुयुआन महाद्वीप की जनसंख्या से 20 गुना अधिक थी। इतने सारे लोगों के पलायन के लिए स्वाभाविक रूप से बहुत अधिक स्थान की आवश्यकता थी, और यही कारण था कि ये मिंग ने एक ही बार में ग्रेट लुओ स्वर्ग को 24वें स्वर्ग तक पूरी तरह से खोल दिया था। रेस्ट की यात्रा का उनका दूसरा कार्य वहां की स्थिति का अवलोकन करना था। रेस्ट शाही परिवार के कितने सदस्य और कुलीन लोग ज़ुयुआन महाद्वीप में स्थानांतरित होंगे, और मानव जाति के प्रति उनका क्या दृष्टिकोण है, इन सभी बातों को स्पष्ट करना आवश्यक था। येमिंग तीसरी बार आनेक्सी महाद्वीप में आया था, और स्वाभाविक रूप से वह रास्ते से परिचित था। आनेक्सी महाद्वीप में प्रवेश करते ही उसने महसूस किया कि वातावरण पहले से बहुत अलग है, जिससे लोगों में दमन का तीव्र एहसास होता है, मानो कोई तूफान आने वाला हो। उसने तुरंत अपने 100 अरब से अधिक क्रिएशन पॉइंट्स का इस्तेमाल विभिन्न माध्यमों से मानव जाति के बारे में जानकारी खरीदने में कर दिया। पैसा सब कुछ आसान बना देता है। उसने जल्दी ही बड़ी मात्रा में उपयोगी जानकारी प्राप्त कर ली और मानव जाति की मुख्य बस्तियों के स्थानों का पता लगा लिया। सभी राक्षसी जीवों के गायब हो जाने के बाद पूरे आनेक्सी महाद्वीप में शांति छा गई थी। मानव दासों को अब इधर उधर भागने की जरूरत नहीं थी, बल्कि वे विभिन्न स्थानों पर बस गए थे। उन्हें नहीं पता था कि आपदा कब फिर आएगी, इसलिए वे एक एक दिन करके जीते थे। जब ये मिंग एक सुनसान इलाके में पहुंचा तो उसने पाया कि यहाँ कम से कम खरबों लोग बसे हुए थे। उनका भोजन सीमित था, और प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग भूख से मर रहे थे। जहां भी उसने देखा, उसे शवों के दफन स्थल दिखाई दिए। इनमें से लगभग किसी ने भी साधना नहीं की थी, और मृत्यु दर अत्यंत उच्च थी। उसने आह भरी, और हाथ के इशारे से अरबों प्रकाश किरणें उतरी और सीधे इन लोगों को महान लुओ स्वर्ग में पहुंचा दिया। वे अभी अभी मृत्यु और भूखमरी के खतरे का सामना कर रहे थे, लेकिन पल भर में सब कुछ बदल गया। उनके सामने सुंदर पहाड़ और नदियां थीं, अंतहीन दृश्य थे, और हवा इतनी ताज़ा थी कि हर सांस उन्हें संपूर्णता में सुकून का एहसास करा रही थी।
इसी क्षण आकाश में एक विशाल आकृति प्रकट हुई और एक राजसी आवाज सबके कानों तक पहुंची, मैं महान लुओ स्वर्ग का स्वामी हूँ। यह अब आनिक्सी महाद्वीप नहीं है। अब से आप जू युआन महाद्वीप के लोग हैं, महान लुओ स्वर्ग के लोग हैं। आप शांति और संतोष से जीवन व्यतीत कर सकते हैं और साधना भी कर सकते हैं। अगले ही पल सबके सामने ढेर सारा भोजन प्रकट हुआ। ये भोजन उत्तम गुणवत्ता वाली फसलों से बना था। एक निवाला लेते ही पूरे शरीर को सुकून मिला और भूख का सारा एहसास गायब हो गया। यह मुक्तिदाता हैं, यह मुक्तिदाता हैं। किसी ने रोते हुए पुकार लगाई और उस विशाल मूर्ति की पूजा करने लगा। पता चला कि अनेक्सी महाद्वीप पर रहने वाली मानव जाति हमेशा से ही साधना करने में असमर्थ रही थी, हर जगह दमन का शिकार थी और उनके जीवन की कोई गारंटी नहीं थी। इसलिए उन्होंने गुप्त रूप से एक ऐसा धर्म विकसित किया जिसमें एक काल्पनिक उद्धारकर्ता की कल्पना की गई थी जो एक दिन सभी को बचाएगा और उन्हें एक सुखमय जीवन प्रदान करेगा। क्या उनके सामने मौजूद हर चीज़ ठीक वही नहीं थी जो इस धर्म में वर्णित थी? मनमोहक दृश्य, सर्वोत्तम भोजन, सुरक्षित जीवन और साधना करने की क्षमता, क्या यही उद्धारकर्ता नहीं था? ये मिंग ने इस बात से इनकार नहीं किया। शायद इस तरह ये लोग अपने नए जीवन को आसानी से स्वीकार कर लेंगे। साथ ही वह निरंतर अपने भीतर अटूट आस्था की अपार शक्ति का अनुभव कर रहा था। ये मिंग के करोड़ों क्लोन लगातार विभिन्न बस्तियों में प्रकट होते रहे और अलग अलग संख्या में लोगों को, कुछ को केवल कुछ 100 तो कुछ को 10 अरब तक महान लुओ स्वर्ग में स्थानांतरित करते रहे। ये सभी लोग बिना किसी अपवाद के उन्हें अपना उद्धारकर्ता मानते थे, कृतज्ञता के आंसू बहाते थे और अत्यंत प्रसन्न थे। कई दिनों के बाद लगभग 800 क्विंटिलियन लोगों को अंततः महान लुओ स्वर्ग में स्थानांतरित कर दिया गया। इस कार्य को पूरा करने के बाद ये मिंग स्थानांतरण की खबर जानने के लिए शाही शहर में दाखिल हुआ। उसे जो पता चला वह उसके मन पर गहरा असर डालने लगा। पता चला कि शेष शाही परिवार और रईस बड़ी संख्या में युद्ध सामग्री जू युआन महाद्वीप में ले आए थे और उन्होंने पहले ही एक योजना बना ली थी। उनकी योजना 3 वर्षों में देव जाति की सत्ता पर कब्जा करने और फिर 10 वर्षों में जू युआन महाद्वीप के संपूर्ण क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करने की थी। इसके बाद के 100 वर्षों में वे विश्राम के बाहर के सभी जीवित प्राणियों को धीरे धीरे गुलाम बना लेंगे। दूसरे शब्दों में उनका इरादा जू युआन महाद्वीप को दूसरा अनेक्सी महाद्वीप बनाने का था। विश्राम के शाही परिवार को स्पष्ट रूप से यह पता नहीं था कि ये मिंग ने पहले ही बड़ी संख्या में युद्ध सामग्री खरीद ली थी। अगर उन्हें पता चलता तो शायद उन्हें बहुत पछतावा होता। पूरी तैयारी के बावजूद ये मिंग का मन बहुत गंभीर था। देव जाति की शक्ति और विश्राम की ताकत का मेल ये दर्शाता था कि एक बार दोनों पक्षों के बीच युद्ध शुरू हो जाए तो अनगिनत जीव नष्ट हो जाएंगे। हालांकि जीवन और मृत्यु के समय ज़्यादा सोचना व्यर्थ था, केवल अपनी शक्ति को और मजबूत करना ही लाभदायक था। सौभाग्य से उन्हें पता चला कि वर्तमान शाही परिवार पैतृक स्रोत महाद्वीप के मानव जाति को गंभीरता से नहीं लेता था। उनकी नज़र में क्या मनुष्य केवल गुलाम नहीं थे जो साधना भी नहीं कर सकते थे? इन गुलामों के खिलाफ इतने उन्नत हथियारों का इस्तेमाल क्यों किया जाए? अगर ऐसा न होता तो उन्होंने अपने 70% से अधिक हथियार शाही परिवार के एक रहस्यमय सदस्य को पहले ही न बेचे होते। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? उन्होंने उन्हें जिसे भी बेचा हो, दूसरा पक्ष तो कबीले का ही सदस्य था। जब राष्ट्र को उनकी ज़रूरत पड़ी तो दूसरा पक्ष ज़रूर कुछ करेगा। 800 खरब लोगों को वापस लाकर स्वर्ग ने तुरंत उन्हें संगठित किया, भोजन, आवास, कृषि योग्य भूमि वितरित की, साधना मार्गदर्शन, जीवन प्रशिक्षण आदि प्रदान किए। जल्द ही ये लोग सही राह पर चल पड़े। अपने पिछले कठिन जीवन ने उन्हें अपने उद्धारकर्ता ये मिंग के प्रति अत्यंत कृतज्ञ बना दिया था और वे ये भी जानते थे कि उनका सुखी जीवन आसानी से नहीं मिला था। इसलिए जब ये मिंग ने आदेश दिया तुम्हें लगन से साधना करनी होगी, तो सभी ने अत्यंत प्रयास से, लगभग बेताबी से साधना शुरू कर दी। चूंकि ये 800 खरब लोग सभी 6 महान लुओ स्वर्गों के अंतर्गत नियुक्त थे और संसाधन प्रचुर मात्रा में थे, इसलिए ये मिंग ने समय त्वरण सक्रिय कर दिया। उनके अनुसार इन लोगों को अपनी साधना को यथाशीघ्र सुधारना होगा और निश्चित रूप से उन्हें अधिक संतान भी पैदा करनी होगी। तभी मानव जाति वास्तव में शक्तिशाली बन पाएगी। बाहर केवल 5 दिन ही बीते थे, लेकिन 6 महान लुओ स्वर्गों के भीतर रहने वाली शेष मानव जाति ने एक लंबा सहस्राब्दी काल व्यतीत कर लिया। 1000 वर्षों में शेष लोगों की पहली पीढ़ी के 90% लोग वृद्धावस्था के कारण मर गए। यद्यपि उन्होंने भी साधना की, उनकी नींव बहुत कमजोर थी और अधिकांश ने कुछ खास हासिल नहीं किया। हालांकि उनसे उत्पन्न हुई मानव जाति 100 गुना से भी अधिक बढ़ गई थी। वर्तमान में 6 महान लुओ स्वर्गों में शेष मानव जाति की संख्या 10 जिंग से अधिक हो गई है। एक जिंग 1 ट्रिलियन के बराबर होता है, इसलिए 10 जिंग 10 ट्रिलियन लोगों के बराबर है। यद्यपि 10 जिंग की जनसंख्या अधिक है, फिर भी उनकी योग्यता उनके पूर्वजों की तुलना में कहीं अधिक है। उनके पूर्वजों की योग्यता कम थी और साधना क्षमता सीमित थी। हालांकि बेहतर पोषण और पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण शेष मानव जाति के वंशजों की योग्यता में कई गुना वृद्धि हुई है।
आखिरकार 10 जिन लोगों के आधार के साथ, भले ही उनकी योग्यता पैतृक स्रोत महाद्वीप के मनुष्यों जितनी अच्छी न हो, फिर भी पर्याप्त संख्या में मार्शल संत और मार्शल देवता पैदा करने के लिए यह पर्याप्त है। ये मिंग ने स्वर्ग के माध्यम से गणना की कि जब समय त्वरण रुका तो 6 महान लुओ स्वर्गों में स्थित 10 जिंग लोगों में मार्शल संतों की संख्या 100 खरब तक पहुंच गई और मार्शल देवताओं की संख्या 5 मिलियन खरब से अधिक हो गई। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि उनमें से गहन द्वार क्षेत्र तक पहुंचने वाले मार्शल देवताओं की संख्या 5 लाख तक थी। एक बार गहन द्वार में प्रवेश करने के बाद अमरता प्राप्त करने की संभावना काफी बढ़ जाती है। भले ही यह मूल पैतृक स्रोत महाद्वीप के मनुष्यों जितनी अच्छी न हो, फिर भी कम से कम 30% संभावना तो रहती ही है। दूसरे शब्दों में, इन 5 लाख लोगों में से 1 लाख से अधिक अमरता प्राप्त शक्ति संपन्न व्यक्तियों के भविष्य में जन्म लेने की संभावना है। निस्संदेह अमरता के महाशक्तिशाली योद्धा का समर्थन करने में संसाधनों की भारी खपत होती है। यदि ये मिंग ने पर्याप्त तैयारी न की होती तो उनके परिवार की सारी संपत्ति कब की समाप्त हो चुकी होती। ये मिंग एक बार फिर पैतृक स्रोत महाद्वीप में लौट आया। समय को गति देते हुए ये शाओबाई के लोग पहले ही एक अपरिचित आयाम में पहुंच चुके थे। यह आयाम बहुत ही विचित्र था। यह ऊर्जा की परतों से लिपटी एक अंडे के आकार की संरचना थी। इस आयाम में प्रवेश करते ही ये शाओबाई ने एक अत्यंत शक्तिशाली विषैले ऊर्जा का अनुभव किया। ये विष अमरता के महाशक्तिशाली लोगों को भी मार सकता था और यहाँ तक कि दाव रूपांतरण क्षेत्र के लोगों को भी घायल कर सकता था। सौभाग्य से उसने दिव्य राजा का कवच धारण कर रखा था, इसलिए उसे डर नहीं लगा और वह और गहराई में उतरता चला गया। विषैली ऊर्जा बहुत घनी थी, कम से कम 10 खरब खरबली चौड़ी। विषैली ऊर्जा के परे ज्वालाओं का एक अंतहीन विस्तार था। ये ज्वालाएं और भी भयानक थीं, जो दाव रूपांतरण क्षेत्र के शक्तिशाली योद्धाओं को भी आसानी से जलाकर मार सकती थीं। इसी प्रकार इन ज्वालाओं की मोटाई भी कई खरब खरबली थी। ज्वालाओं के नीचे सुनहरी ऊर्जा की एक परत थी। ये सुनहरी ऊर्जा स्वतः ही उड़ती तलवारों और उड़ते खंजरों में परिवर्तित हो गई और अपने संपर्क में आने वाली वस्तुओं पर लगातार आक्रमण करती रही। दिव्य राजा के कवच पर खड़खड़ाहट की आवाजें आईं, जिससे घने निशान बन गए। ये जानना आवश्यक है कि ये दिव्य राजा का कवच स्वर्ग द्वार क्षेत्र का एक अनमोल खजाना था, जो इन सुनहरी रोशनी की शक्ति को दर्शाता है। सुनहरी रोशनी के नीचे भयानक ठंडी ऊर्जा व्याप्त थी। इस प्रकार की ठंडी ऊर्जा बर्फ की सीमाओं को भी पार कर गई। ये समय को भी जमा सकती थी, भौतिक शरीर की तो बात ही छोड़िए। दिव्य राजा का कवच भी इसके भीतर धीमी गति से हिल रहा था। ये शाओबाई ने गुस्से में कहा, ये कैसी नरक जैसी जगह है। ऐसी जगह पर जीवित प्राणी कैसे रह सकते हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह बर्फ से होकर गुजरा और खुली हवा वाले क्षेत्र में प्रवेश कर गया। चारों ओर देखते हुए उसने विशाल भूभाग देखा, जो संसाधनों से भरपूर और आध्यात्मिक ऊर्जा से उत्प्रोत था। शून्य लोक में आध्यात्मिक ऊर्जा से निर्मित 81 विशालकाय ड्रैगन विभिन्न चैनलों से नीचे की ओर प्रक्षेपित हो रहे थे। 81 आयामी आध्यात्मिक ऊर्जा नलिकाएं। ये शाओबाई आश्चर्य से दंग रह गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ये तो ज्ञात ही है कि पश्चिमी सागर में केवल एक ही आयामी आध्यात्मिक ऊर्जा नलिका थी, जो अपने आप में असाधारण बात थी। इस स्थान पर तो वास्तव में 99 81 थीं। ये शाओबाई जानता था कि यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। एक बार ये 81 आयामी आध्यात्मिक ऊर्जा चैनल प्राप्त हो जाएं, तो मानव जाति लगभग निश्चिंत हो सकती है। उसने तुरंत ये मिंग से संपर्क किया और निर्देशांक भेजे। ये मिंग ने अभी तक समय त्वरण पूरा नहीं किया था। ये शाओबाई को कोई जरूरी काम लग रहा था, इसलिए उसने बिना देर किए स्वर्गीय राजा का कवच पहना और अंदर चला गया। दाव रूपांतरण क्षेत्र का एक शक्तिशाली योद्धा पलक झपकते ही अनगिनत आयामों को पार कर सकता है, इसलिए उसे ज्यादा समय नहीं लगा। वह वहां के भयानक वातावरण को देखकर चौंक गया और सोचने लगा कि ये शाओबाई किसी मुसीबत में फंस गया है। हालांकि जब वह ये शाओबाई की तरह स्वर्ग और पृथ्वी की अंतिम परत में प्रवेश किया, तो वह तुरंत ही स्तब्ध रह गया। 81 आयामी आध्यात्मिक ऊर्जा चैनल। ये मिंग की आंखें चमक उठीं और उनकी दिव्य चेतना पूरी तरह सक्रिय हो गई, जिससे उन्होंने पूरे आयाम का तेजी से अवलोकन किया। उन्होंने पाया कि यह आयाम कुछ विशेष था। ऐसा प्रतीत होता था कि यह अन्य आयामों के साथ बहुत आसानी से संवाद करता है। ये मिंग द्वारा दिव्य विचार के व्यापक उपयोग ने भीतर मौजूद प्राणियों को तुरंत चिंतित कर दिया। एक राजसी आवाज गूंजी, कौन मेरे केंद्रीय ड्रैगन महल में घुसपैठ करने का साहस करता है। इसके तुरंत बाद आकाश से एक सुनहरी रोशनी उतरी और ये मिंग और ये शाओबाई को घेर लिया। यदि उन दोनों ने दिव्य राजा का कवच न पहना होता, तो वे उस सुनहरी रोशनी से चूर चूर हो जाते। ये मिंग ने हाथ हिलाया और उसके सामने एक सुनहरी दीवार खड़ी हो गई, जिसने 10 ली दूर तक फैली सुनहरी रोशनी को रोक दिया। उसने जोर से पूछा, और तुम कौन हो। मैं ड्रैगन सम्राट हूँ, इस स्थान का स्वामी। तुम दोनों मनुष्य मेरे ड्रैगन कबीले के महत्वपूर्ण क्षेत्र में घुसपैठ करने की हिम्मत कर रहे हो, मृत्यु के पात्र हो। दूसरा पक्ष स्पष्ट रूप से इस स्थान के रहस्यों के उजागर होने से भयभीत था, इसलिए उसने तुरंत जान से मारने के इरादे से हमला कर दिया।
ये शाओबाई ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, छोटे योद्धा, तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? वह यहाँ नरसंहार करने वाले भाले की शक्ति का परीक्षण करने आया था, और जब कोई उनकी ओर आ रहा था तो इससे बेहतर लक्ष्य और क्या हो सकता था। युद्ध नगरी ने तुरंत एक आदेश जारी किया। 61 अरब नरसंहार भालाधारी सैनिकों ने एक साथ आदेश प्राप्त किया और फिर अपने नरसंहार भाले सक्रिय कर दिए। उसी क्षण 61 अरब घातक प्रकाश किरणें एक बिंदु पर केंद्रित हुईं, जिसके बाद वह बिंदु तुरंत फैलकर एक विशाल सफ़ेद हथेली में बदल गया जो आगे की ओर बढ़ रही थी। जैसे ही यह शक्ति प्रकट हुई, दिव्य राजा का कवच पहने ये मिंग को भी अपने शरीर में एक सिहरन महसूस हुई और वह सहज रूप से उस शक्ति से दूर हट गया। उसी समय उनके सामने एक विशालकाय ड्रैगन प्रकट हुआ। यह एक प्राचीन दिव्य ड्रैगन था जिसमें स्वर्ग द्वार क्षेत्र की शक्ति थी। अराजकतावादी प्राणियों में से एक होने के नाते ड्रैगन सबसे शक्तिशाली प्रजातियों में से एक है। हालांकि इस प्रकाशमय हथेली का सामना करते हुए इस प्राचीन दिव्य ड्रैगन ने भय प्रकट किया। उसका विशाल ड्रैगन शरीर भागने की कोशिश में कांप उठा, लेकिन यह असंभव था। प्रकाशमय हथेली की दिशा में मौजूद सभी जीव स्थिर हो गए थे। एक प्राचीन दिव्य ड्रैगन की तो बात ही छोड़िए, 10 मिलकर भी इसका सामना नहीं कर पाते। पफ! हथेली के हल्के दबाव से ये मिंग और बाकी लोगों को बस एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी और फिर वह विशाल आकृति गायब हो गई। जी हाँ, वह एकदम से गायब हो गई, बिना किसी निशान के, मानो वह कभी थी ही नहीं। ये शाओबाई भी स्तब्ध रह गया। उसने पूछा, पिताजी, ड्रैगन सम्राट कहाँ हैं? ये मिंग कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अभी अभी जो प्रहार हुआ वह स्वर्ग स्तरीय था, इसलिए ड्रैगन सम्राट के सभी जीवन चिन्हों को मिटा दिया गया है। ये शाओबाई को पूरे शरीर में सिहरन महसूस हुई और उसने बुदबुदाते हुए कहा, कितना भयानक। और इसी क्षण असंख्य ड्रैगन परछाइयां चारों दिशाओं से प्रकट हुईं। हालांकि ये स्पष्ट था कि ड्रैगन वंश के इनमें से कोई भी सदस्य स्वर्ग द्वार के स्तर तक नहीं पहुंचा था। ये मिंग को देखते ही वे सभी हजारों की संख्या में मानव रूप में परिवर्तित हो गए। शक्तिशाली ड्रैगन कबीले के सभी सदस्यों के चेहरे पर दहशत के भाव थे। सबसे शक्तिशाली ड्रैगन सम्राट भी नष्ट हो चुका था, ऐसे में उन्हें प्रतिरोध करने का क्या अधिकार था? चूंकि प्रतिरोध का अर्थ अस्तित्वहीनता था, इसलिए आत्मसमर्पण ही एकमात्र उपाय था। जब तक वे जीवित रह सकते थे, वे कुछ भी करने को तैयार थे। शक्तिशाली मनुष्यों, क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या हमारे ड्रैगन कबीले ने आपको नाराज किया है? आप हमारे ड्रैगन सम्राट को क्यों मार रहे हैं? ड्रैगन कबीले के एक सदस्य ने कहा। वह एक बुजुर्ग प्रतीत हो रहा था, संभवतः ड्रैगन कबीले का एक उच्च पदस्थ सदस्य। ये मिंग ने उदासीनता से कहा, जैसे ही हम पहुंचे, आपके ड्रैगन सम्राट ने हमें मारने की कोशिश की। हमने बस जवाबी कार्रवाई की। बुजुर्ग ने आह भरते हुए कहा, ड्रैगन सम्राट को चिंता थी कि तुम केंद्रीय ड्रैगन महल के रहस्य उजागर कर दोगे। अगर बाहरी दुनिया को पता चल गया कि हमारे पास यहाँ 81 आध्यात्मिक ऊर्जा चैनल हैं, तो सभी शक्तियाँ निश्चित रूप से यहाँ उमड़ पड़ेंगी और ड्रैगन वंश का विनाश हो जाएगा। ये मिंग ने व्यंग्य करते हुए कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, चूंकि ड्रैगन सम्राट हमें मारना चाहता था, इसलिए हमारे पास उसे मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हम जानते हैं कि हम एक दूसरे का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन हमारे बीच कोई गहरी दुश्मनी नहीं है। हमें उम्मीद है कि आप हमारी जान बख्श देंगे, बुजुर्ग ने विनती की। ये मिंग की निगाहें उन पर घूमी और वह ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि ड्रैगन कुल के अधिकांश सदस्य दाव रूपांतरण क्षेत्र के शक्तिशाली योद्धा थे। उनकी गिनती करें तो उनकी संख्या 36,000 से भी अधिक थी। यदि ये ड्रैगन कुल के सदस्य सचमुच पूरी ताकत से लड़ें, तो भले ही उसके पास नरसंहार भाला और दिव्य राजा का कवच हो, उसे शायद भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आंखें घुमाते हुए ये मिंग ने कहा, तुम सही हो, लेकिन तुम्हारे ड्रैगन कबीले ने पहले हमला किया था। सजा के तौर पर क्या ड्रैगन कबीले को कीमत नहीं चुकानी चाहिए? ड्रैगन कुल के सदस्यों को पता था कि वे मुकाबला नहीं कर सकते। अगर उन्होंने प्रतिरोध किया तो उन्हें डर था कि उनकी पूरी जाति का सफाया हो जाएगा। इसके अलावा भले ही ये मिंग ने ड्रैगन कुल को कोई नुकसान न पहुंचाया हो, लेकिन केवल 81 आध्यात्मिक ऊर्जा चैनलों की खबर लीक करने से भी ड्रैगन कुल का विनाश निश्चित था। तीनों महान देव कुलों में से कोई भी इस स्थान पर आसानी से विजय प्राप्त कर सकता था। ड्रैगन कबीले के सदस्य चतुर थे। तुरंत ही उनमें से एक ने कहा, क्या मैं पूछ सकता हूं कि महामहिम हमें बख्शने के लिए हमारे ड्रैगन कबीले को क्या कीमत चुकानी होगी? ये मिंग ने ठंडे स्वर में कहा, ड्रैगन कुल 81 आयामी चैनलों में व्याप्त है, जिससे उसे इतनी अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या आपको नहीं लगता कि यह व्यर्थ है? सच कहें तो ड्रैगन वंश आध्यात्मिक ऊर्जा का 1% भी उपयोग नहीं कर सकता था, लेकिन वे इतनी बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा को यूं ही दूसरी शक्तियों को नहीं दे सकते थे, इसलिए बर्बादी अपरिहार्य थी। ये मिंग की बात सुनकर ड्रैगन वंश को ठीक ठीक पता चल गया कि वह क्या योजना बना रहा है। वह आध्यात्मिक ऊर्जा के चैनलों पर कब्जा करना चाहता था। ड्रैगन कबीले के सदस्यों के बीच निजी चर्चा के बाद उनमें से एक ने कहा, यह सच है कि पहले गलती हमारी थी। हमारा ड्रैगन कबीला मानव जाति के साथ गठबंधन करने को तैयार है।
इस गठबंधन के प्रति निष्ठा के प्रतीक के रूप में हमारा ड्रैगन कबीला 41 आयामी चैनल प्रदान करने को तैयार है। ये चैनल भारी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और अत्यंत मूल्यवान हैं। 40 ये मिंग ने ताना मारते हुए कहा, क्या तुम किसी भिखारी को विदा करने की कोशिश कर रहे हो? 81 आयामी चैनलों में से ड्रैगन वंश केवल 3 ही रख सकता है, बाकी मैं ले लूंगा। बेशक तुम मना भी कर सकते हो और फिर हम सारे आयामी चैनल ले लेंगे। इसका निहितार्थ स्पष्ट था, यदि ड्रैगन वंश ने उसके प्रस्ताव की सराहना नहीं की तो उन्हें मार दिया जाएगा और सभी आयामी आध्यात्मिक ऊर्जा चैनलों पर कब्जा कर लिया जाएगा। ड्रैगन कबीले के सदस्य चौंक गए। उन्हें वास्तव में समझ आ गया था कि 3 आध्यात्मिक ऊर्जा चैनल पूरी तरह से पर्याप्त थे, वे अब पहले की तरह संसाधनों को बर्बाद नहीं कर सकते थे। चूंकि जीवन और मृत्यु दांव पर लगी थी, इसलिए उन्हें इस मामले पर सावधानीपूर्वक विचार करना था। इसका एक कारण ये भी था कि ये मिंग का पिछला हमला बहुत ही अत्याचारी था, जिसमें उसने सीधे ड्रैगन सम्राट को मार डाला था, जिससे ड्रैगन कबीले में प्रतिरोध की कोई भी भावना पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। अंततः ड्रैगन कबीले के एक सदस्य ने कहा, ठीक है, हम 78 आध्यात्मिक ऊर्जा चैनल देने को तैयार हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है। अरे, आपको कोई बीमारी है? ये मिंग को दिलचस्पी हुई। बताइए, ड्रैगन कबीले के सदस्य ने कहा, हमारा ड्रैगन कबीला मानव जाति का सहयोगी बनना चाहता है। यदि मानव जाति कभी दुनिया को एकजुट करती है तो इस पैतृक स्रोत महाद्वीप में हमारे ड्रैगन कबीले के लिए एक स्थान आरक्षित होना चाहिए। ये मिंग ने व्यंग्य करते हुए कहा, ऐसा किया जा सकता है, लेकिन मेरी एक शर्त है, अपने सभी मानव दासों को रिहा करो और उन्हें स्वतंत्रता प्रदान करो। जैसे ही उसने ड्रैगन पैलेस में प्रवेश किया, उसे यह एहसास हुआ कि सेंट्रल ड्रैगन पैलेस में खरबों मानव गुलाम हैं, जिनका भाग्य वेस्ट सी ड्रैगन पैलेस में मौजूद लोगों से कुछ बेहतर नहीं था। ड्रैगन कबीले ने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल बिल्कुल, हम उन्हें तुरंत रिहा कर देंगे। हम दोबारा इंसानों को गुलाम बनाने की हिम्मत बिल्कुल नहीं कर सकते। ड्रैगन कबीले के आत्मसमर्पण करने के बाद ये मिंग को उनका सफाया करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ड्रैगन कबीले द्वारा सभी मानव दासों को मुक्त करने के बाद उसने इन लोगों को एक एक करके महान लुओ स्वर्ग में स्थानांतरित कर दिया। इसके बाद उसने आयामी मार्ग खोला और स्वर्ग का प्रकाश नीचे आया, जिसने ड्रैगन कबीले के निवास स्थान वाले पूरे आयाम को घेर लिया। ये मिंग को बोलने की आवश्यकता के बिना ही स्वर्ग 78 आयामी चैनलों से जुड़ गया। 78 प्रकार की उच्च गुणवत्ता वाली आयामी आध्यात्मिक ऊर्जा अविश्वसनीय गति से प्रवाहित हुई, जिसे स्वर्ग ने एकत्रित कर मानव जाति की आवश्यकता के अनुसार वितरित कर दिया। 78 आध्यात्मिक ऊर्जा चैनलों के प्रकट होने से मानव जाति की संसाधन समस्या का तुरंत समाधान हो गया। ये मिंग का अनुमान था कि मानव जाति की वर्तमान संसाधन स्थिति के आधार पर वे कम से कम 10,000 क्विंटिलियन की आबादी का भरण पोषण कर सकते हैं। आध्यात्मिक ऊर्जा के नए स्रोत की प्राप्ति के बाद मानव जाति का विकास तेजी से एक नए स्तर पर पहुंच गया, और सबसे पहले जिस चीज में परिवर्तन आया वह था स्वर्ग सभ्यता का मूल। सभ्यता का मूल आधार होना चौथी श्रेणी की सभ्यता का प्रतीक है, इसलिए मानव सभ्यता बहुत पहले ही चौथी श्रेणी तक पहुंच चुकी थी। तीसरी श्रेणी की सभ्यता, जो इससे भी उच्च है, में सभ्यता का मस्तिष्क होना आवश्यक है, और इस समय मानव सभ्यता का मूल आधार सभ्यता के मस्तिष्क में विकसित हो रहा था। सभ्यता के मूल तत्व की तुलना में सभ्यता का मस्तिष्क कहीं अधिक ऊर्जा और बुद्धि से युक्त है। मूलतः स्वर्ग को तृतीय स्तरीय सभ्यता तक पहुंचने में अनगिनत वर्ष लग जाते, लेकिन ये मिंग को अनेक्सी महाद्वीप से सृष्टिकर्ता का समस्त साधना, अनुभव और ज्ञान अप्रत्याशित रूप से प्राप्त हो गया। यह अमूल्य था और इसने ये मिंग को शीघ्र ही उन्नत कर दिया। सभ्यता का मूल तत्व स्वर्ग ये मिंग के विचारों और अवधारणाओं को साझा करता है और स्वाभाविक रूप से उसके साथ साथ उन्नत होता चला जाता है। इस समय स्वर्ग से निकलने वाला प्रकाश सामान्य से कई गुना अधिक तीव्र था। तभी लोगों ने स्वर्ग के पास हजारों विशाल चांदी के छल्ले देखे जो आपस में घनी तरह से गुथे हुए थे और स्वर्ग को एक कोकून की तरह लपेटे हुए थे। महान लुओ स्वर्ग के भीतर सभी महान ऋषि उपस्थित थे और स्वर्ग में हो रहे परिवर्तनों को निहार रहे थे। स्वर्ग के सम्राट ने उत्साहपूर्वक कहा, क्या यह इतनी तेजी से प्रगति करेगा? एक बार जब ये सभ्यता का मस्तिष्क बन जाएगा तो हमारी मानव सभ्यता एक बहुत बड़ा कदम आगे बढ़ाएगी। शांग वुलियांग और इन नवविकसित शाश्वत शक्ति संपन्न व्यक्तियों को सभ्यता के मस्तिष्क की सीमित समझ थी, इसलिए उन्होंने पूछा, स्वर्गीय सम्राट, सभ्यता के मस्तिष्क और सभ्यता के मूल में वास्तव में क्या अंतर है? स्वर्गिक सम्राट हंसे और बोले, परिवर्तन बहुत बड़े हैं, कल्पना से परे। सबसे मौलिक परिवर्तन यह है कि मानव जाति की कार्यक्षमता में बहुत सुधार होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभ्यता का मस्तिष्क एक निर्माता का आदर्श बन जाएगा। स्वर्गिक सम्राट ने आगे कहा, उदाहरण के लिए हम वर्तमान में चौथी श्रेणी की सभ्यता हैं और अमरता के महाशक्तिशाली प्राणी को विकसित करने के लिए 1 ट्रिलियन शाश्वत सिक्कों की आवश्यकता हो सकती है।
लेकिन तीसरी श्रेणी की सभ्यता में हमें केवल 10 क्वाड्रिलियन शाश्वत सिक्कों की आवश्यकता होगी, जिससे दक्षता तुरंत 10 गुना बढ़ जाएगी। इतना ही नहीं, दक्षता में यह वृद्धि सर्वव्यापी है, न केवल साधना के संदर्भ में। ये मिंग मुस्कुराया और सिर हिलाते हुए बोला, स्वर्गीय सम्राट ने तो इसका केवल एक अंश ही बताया था। सभ्यता के मस्तिष्क की शक्ति उसकी स्वयं को बेहतर बनाने और विकसित होने की क्षमता में निहित है। द्वितीय श्रेणी की सभ्यता में हमारा प्रवेश मात्र समय की बात है। इसके अलावा हमारी मानव जाति का सभ्यता का मस्तिष्क अन्य सभ्यताओं के मस्तिष्कों से भिन्न है। चूंकि यह सभ्यता का मस्तिष्क मुझसे आंतरिक रूप से जुड़ा हुआ है और मेरे पास ब्रह्मांड का मस्तिष्क है, इसलिए हमारा सभ्यता का मस्तिष्क अधिक बुद्धिमान है और इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। मेरे अनुमान के अनुसार लगभग 100 वर्षों में हम द्वितीय श्रेणी की सभ्यता में प्रवेश कर जाएंगे। उस समय सभ्यता का मस्तिष्क स्वर्ग और पृथ्वी धर्म भ्रूण में विकसित हो जाएगा। बेशक इसके लिए यह आवश्यक है कि हमारी मानव जाति के पास स्वर्ग द्वार खोलने की क्षमता वाला एक शक्तिशाली प्राणी हो, ये मिंग ने कहा। शांग वुलियांग ने कहा, महान दिव्य पूज्य 100 वर्षों के भीतर स्वर्ग द्वार क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम होंगे। ये मिंग ने कहा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि निकट भविष्य में हमारी मानव जाति अमरता के क्षेत्र में प्रगति की एक महान लहर का स्वागत करेगी। सम्राट शिंगटियन दिल खोलकर हंसे, बहुत बढ़िया, ये तो कमाल है। उस समय हम बड़े भाई की इच्छा पूरी कर सकते हैं। ये मिंग के चेहरे पर कोई खास खुशी नहीं दिखी और उसने कहा, संक्षेप में, जब तक हम युगांतरकारी सभ्यता नहीं बन जाते तब तक हम लापरवाह नहीं हो सकते। भले ही हम युगांतरकारी सभ्यता बन जाएं, फिर भी हमें बेहद सतर्क रहना होगा। कोई नहीं जानता कि आनिक्सी सभ्यता जैसी अन्य युगांतरकारी सभ्यताएं मौजूद हैं या नहीं। और भी बहुत से लोग होंगे, लेकिन उन्होंने अभी तक हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया है, ओल्ड हुआंग ने कहा। परंतु महान दिव्य पूज्य को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अनामदाव पूर्वज के यहाँ होने से पैतृक स्रोत महाद्वीप पर आक्रमण करने का प्रयास करने वाली किसी भी शक्ति को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पैतृक स्रोत महाद्वीप पर आक्रमण करने के बारे में बात करते हुए ये मिंग ने कहा, मुझे विश्वास है कि देव जाति के स्थिर होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा और दोनों पक्ष संपर्क में आ जाएंगे। सभी को तैयार रहना चाहिए। इस समय ये शाओबाई युद्ध नगर का संचालन करते हुए सीमा पर गश्त कर रहे थे। पिछली बार उन्होंने पश्चिमी सागर पर कब्जा कर लिया था और 81 आध्यात्मिक ऊर्जा चैनलों की खोज की थी, जिससे उन्हें अपार पुण्य प्राप्त हुआ था। वर्तमान में ये शाओबाई के नागरिक अंक 1500 क्विंटिलियन तक पहुंच चुके हैं। ये ध्यान देने योग्य है कि एक नागरिक अंक लगभग एक शाश्वत सिक्के के बराबर होता है। हालांकि ये शाओबाई के लिए अंक बहुत उपयोगी नहीं थे, क्योंकि उनके पास साधना संसाधनों की कोई कमी नहीं थी। अत्यधिक ऊब के कारण वे सीमा का निरीक्षण करने चले गए। बेशक वे अकेले नहीं थे, वे ये शेन और ये बिंगमैन को भी अपने साथ ले गए थे। ये शेन एक अच्छा लड़का था और शुरू में साथ आना नहीं चाहता था। आमतौर पर अपने भाई के साथ बाहर जाना मुसीबत ही लाता था। 10 में से 9 बार वे कोई न कोई शरारत करते ही थे। लेकिन ये शाओबाई ने उसे 10 ट्रिलियन सिटीजन पॉइंट्स देने का वादा किया और उन पॉइंट से वह अपना खुद का युद्धपोत बना सकता था। पता चला कि ये शेन युद्धपोतों का शौकीन था और उसे हर तरह के युद्धपोतों का अध्ययन करना पसंद था। उसकी इच्छा थी कि वह अपनी प्रतिभा का उपयोग करके अपना खुद का युद्धपोत बनाए। जाहिर है, युद्धपोत बनाने के लिए पैसे या नागरिक अंक सिटीजन पॉइंट्स की जरूरत होती है। दुर्भाग्य से उसके पास सीमित अंक थे, इसलिए वह केवल अपने बड़े भाई से ही मदद मांग सकता था। ये शाओबाई तुरंत सहमत हो गया, लेकिन उसने उससे वादा लिया कि वह साथ आएगा। युद्ध का शहर एक छोटे से कस्बे के ऊपर से उड़ रहा था। नीचे देखने पर कस्बा फूलों का सागर लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि यह छोटा सा कस्बा फूल उगाकर ही अपना जीवन यापन करता है। ये बिंगमैंग एक लड़की होने के नाते स्वाभाविक रूप से फूलों से प्यार करती थी और उसने तुरंत कहा, शाओबाई चलो नीचे जाकर देखते हैं। ये शाओबाई ने चिल्लाकर कहा, नहीं। ये बिंगमैंग ने गुस्से से कहा, तुम मार खाने को तैयार हो। इतना कहकर उसने तुरंत ये शाओबाई का कान पकड़ लिया। हालांकि ये शाओबाई की प्रतिभा अद्भुत थी, लेकिन लड़ाई के मामले में ये बिंगमैंग उससे कम नहीं था। साथ ही छोटा भाई होने के नाते वह अक्सर पलटकर जवाब देने की हिम्मत नहीं करता था और तुरंत चिल्लाता था, आह दर्द हो रहा है। ठीक है, क्या अब हम नीचे जा सकते हैं? अंततः ये शाओबाई ने ये बिंगमैन की बात मान ली और अनिच्छा से युद्ध नगर को एक साधारण अंतरिक्ष यान में परिवर्तित होने दिया, जो धीरे धीरे छोटे कस्बे में उतरा। ये मिंग आमतौर पर अपने बच्चों को दिखावा न करने और आडंबरपूर्ण व्यवहार न करने की हिदायत देते थे, बल्कि सादगी बनाए रखने को कहते थे। अन्यथा ये शाओबाई के स्वभाव को देखते हुए वह न जाने कितनी मुसीबतें खड़ी कर देता। छोटे कस्बे में उतरते ही स्थानीय लोग अंतरिक्ष यान को देखकर आश्चर्यचकित नहीं हुए। ये जानना महत्वपूर्ण है कि मार्शल दाओ सभ्यता में प्रत्येक छोटे कस्बे और शहर में एक टेलीपोर्टेशन एरे दूरसंचार प्रणाली मौजूद है। छोटे कस्बे में होने का अर्थ यह नहीं है कि वे अनुभवहीन हैं।
इसके विपरीत छोटे कस्बों के अधिकांश वयस्क कई बार बड़े शहरों की यात्रा कर चुके हैं। मानव जाति के पैतृक स्रोत महाद्वीप पर स्थित क्षेत्र में 30% आबादी छोटे कस्बों में, 60% शहरों में और लगभग 10% लोग लगातार यात्रा करते रहते हैं। छोटे कस्बे में रहना गरीबी का प्रतीक नहीं है। इसके विपरीत छोटे कस्बों के निवासियों की औसत आय और खेती का स्तर शहरों के निवासियों की तुलना में थोड़ा अधिक है। कुछ विशेषज्ञ छोटे कस्बों में एकांत में रहना पसंद करते हैं क्योंकि वे बड़े शहरों की तुलना में कहीं अधिक शांत होते हैं। अंतरिक्ष यान घास के एक टुकड़े पर उतरा। तीनों लोगों के उतरने के बाद शाओबाई ने हाथ हिलाकर यान को अपनी हथेली में रख लिया। पास ही एक बगीचा था जहां कई बच्चे खेल रहे थे, तितलियों का पीछा कर रहे थे, ड्रैगनफ्लाई पकड़ रहे थे और झूलों पर झूल रहे थे। उनकी हंसी कभी कभी सुनाई दे रही थी। ये बिंगमैन ने चारों ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, छोटे कस्बे में जीवन काफी अच्छा है, शहर की तुलना में कहीं अधिक दिलचस्प है। ये शेन ने हंसते हुए कहा, हर किसी की अपनी खूबियां होती हैं। क्या आप फूल नहीं देखना चाहते थे? चलिए कोई ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां ढेर सारे फूल हों। जब वे बात कर रहे थे तभी एक छोटी बच्ची उछलती हुई आई, अपनी बड़ी बड़ी चमकदार आंखों को झपकाते हुए बोली, बड़े भाई, बड़ी बहन, क्या आप यहाँ किसी को ढूंढ रहे हैं? उस छोटे से कस्बे में हर कोई एक दूसरे को जानता था और छोटी लड़की को पता चल गया था कि वे अजनबी थे। ये बिंगमैन मुस्कुराए और बोली, हम किसी को ढूंढ नहीं रहे हैं, हम तो बस खेलने आए हैं। छोटी सुंदरी, तुम्हारा नाम क्या है? छोटी बच्ची ने प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, बड़ी बहन, मेरा नाम ये जिमेई है। हमारा उपनाम एक ही है। ये बिंगमैन मुस्कुराए, हाथ बढ़ाया, एक फल निकाला और छोटी बच्ची को खाने के लिए दे दिया। ये फल असाधारण था, आम लोग इसे नहीं खा सकते थे। ये बुद्धि बढ़ाने वाला फल था। छोटी बच्ची ने फल स्वीकार किया और उसे धन्यवाद दिया। ये बिंगमैन ने उससे पूछा कि यहाँ का नज़ारा कितना सुंदर है। छोटी बच्ची ने कुछ देर सोचा और अफसोस जताते हुए कहा, हमारे छोटे से कस्बे का नाम 100 फूलों का कस्बा है। यहाँ कभी सबसे खूबसूरत फूलों का पहाड़ हुआ करता था, लेकिन अब उस पहाड़ पर एक बुरे आदमी का कब्जा है, इसलिए आप वहाँ नहीं जा सकते। ये बिंगमैन ने उत्सुकता से पूछा, किसी बुरे व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है? क्या वह पहाड़ सार्वजनिक संपत्ति नहीं है? कोई उस पर कब्जा कैसे कर सकता है? छोटी बच्ची ने कहा, बड़ी बहन, उस बुरे आदमी के पास बहुत सारे सिटीजन पॉइंट्स हैं, इसलिए उसने फ्लावर माउंटेन खरीद लिया। ये शाओबाई को यह बात अजीब लगी। उनकी स्मृति में मार्शल दाओ महाद्वीप की सभी संपत्ति सार्वजनिक थी। भूमि का अनुबंध होता था और मकान केवल एक निश्चित अवधि के लिए खरीदे जाते थे। इसके अलावा फ्लावर माउंटेन जैसी जगह आमतौर पर निजी स्वामित्व में नहीं दी जाती थी, जब तक कि उस पर आवासीय भवन न बनाए जा रहे हों। कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए उसने बातचीत को अपने हाथ में लिया और कहा, जिमेई, क्या तुम हमें फ्लावर माउंटेन ले जा सकती हो? लेकिन जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, छोटी लड़की मुड़कर ऐसे भाग गई मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। केवल वही नहीं, बल्कि अन्य बच्चे और यहाँ तक कि बगीचे में मौजूद वयस्क भी मुड़कर भाग गए। ये शाओबाई समेत तीनों ने धीरे धीरे मुड़कर देखा तो एक युवक आराम से एक अनोखे जानवर पर सवार होकर आ रहा था, जिसका शरीर बैल जैसा और सिर शेर जैसा था और वह सफ़ेद कागज़ के पंखे से खुद को हवा कर रहा था। युवक के पीछे 20 से अधिक सेवक थे, जिनमें से प्रत्येक मार्शल सेंट के स्तर का था। युवक का स्तर भी कम नहीं था, वह भी मार्शल सेंट ही होना चाहिए था। सभी को तितर-बितर होते देख केवल ये शाओबाई और अन्य लोगों को छोड़कर उस युवक ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा और अपने बगल में खड़े एक नौकर से कुछ कहा। नौकर ने तुरंत सिर हिलाया, आगे बढ़ा और ये शाओबाई को ऊंची आवाज में कहा, अरे तुम लोग जल्दी करो और जाओ, मेरे स्वामी फूल निहारना चाहते हैं। ये शाओबाई ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, मुझे जाने के लिए कह रहे हो? क्या ये बगीचा तुम्हारे परिवार का है? नौकर दंग रह गया। जाहिर तौर पर उसे उम्मीद नहीं थी कि 100 फ्लावर्स टाउन में कोई उसके युवा स्वामी के आदेश का उल्लंघन करने की हिम्मत करेगा। उसका चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया और उसने कहा, तुम लोग बाहर के ही होगे, है ना? क्या तुम जानते हो कि मेरे पीछे खड़ा युवा स्वामी कौन है? ओह, मैं जानना चाहूँगा कि वह कौन है, ये शाओबाई ने उदासीनता से कहा। देखते हैं कि क्या वह मुझे चौंका सकता है। नौकर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, सुनो। मेरे मालिक 100 फूलों के कस्बे के सबसे अमीर आदमी हैं, उनके नागरिक अंक 1 ट्रिलियन तक पहुंच चुके हैं। क्या आप जानते हैं कि 1 ट्रिलियन कितना होता है? इससे 100 फूलों के कस्बे खरीदे जा सकते हैं। इससे मेरा क्या लेना देना? चाहे उसके पास 100 खरब ही क्यों न हो, वह मुझे एक पैसा भी नहीं देगा। ये शाओबाई के चेहरे पर ऐसा भाव था मानो वह किसी मूर्ख को देख रहा हो। नौकर का चेहरा ऐसा लग रहा था मानो उसने दुनिया का सबसे मजेदार चुटकुला सुना हो। उसने ये शाओबाई की नाक की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुम सचमुच अज्ञानी हो या सिर्फ दिखावा कर रहे हो? मेरे स्वामी एक उच्च स्तरीय नागरिक हैं। तुम्हारे जैसे निम्न स्तरीय नागरिकों को उच्च स्तरीय नागरिकों का आदेश मानना ही चाहिए। ये शाओबाई को हंसी आ गई। कितनी अजीब कहानी है।
सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे सिटीजन पॉइंट्स ज़्यादा हैं, तुम अपनी मनमानी कर सकते हो। नौकर अधीर हो गया और उंगली से इशारा करते हुए बोला, चूंकि तुम्हें अपने भले की समझ नहीं है तो बस इंतजार करो और देखो। इतना कहकर वह युवक की ओर मुड़ गया। युवक भी आश्चर्यचकित प्रतीत हुआ। फिर वह धीरे धीरे अपने अनोखे जानवर पर सवार होकर उनके करीब आया और उन्हें ठंडी निगाहों से देखा। जब उसकी नज़र ये बिंगमैंग पर पड़ी तो वह रुका और अचानक मुस्कुराया। सुश्री जी, क्या मैं आपका सुंदर नाम जान सकता हूँ? तुम इसके लायक नहीं हो, ये बिंगमैंग ने ठंडे स्वर में कहा। उस युवक की भौहें तन गईं और उसकी आवाज़ ठंडी हो गई। उसने ये शाओबाई को घूरते हुए कहा, तुम्हारे बारे में मेरी राय बेहद खराब है। जैसे ही उसने ये कहा, ये शाओबाई को अचानक कुछ याद आया। पता चला कि मार्शल दाओ महाद्वीप पर नागरिक एक दूसरे का मूल्यांकन कर सकते हैं। इसके अलावा किसी व्यक्ति के नागरिक अंक जितने अधिक होते हैं, उसके मूल्यांकन का प्रभाव उतना ही अधिक होता है। उदाहरण के लिए, यदि पहले मूल्यांकनकर्ता के पास 990,000 अंक हैं और दूसरे के पास 10,000 अंक हैं, तो पहले मूल्यांकनकर्ता की मूल्यांकन शक्ति दूसरे की तुलना में 99 गुना अधिक होगी, भले ही मूल्यांकन समान हो। इसके परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि यदि किसी व्यक्ति को उच्च नागरिक अंक वाले व्यक्ति से उच्च मूल्यांकन अंक प्राप्त होता है तो उसका समग्र मूल्यांकन अंक अत्यंत उच्च हो जाता है। इसके विपरीत, यदि उसे उच्च अंक वाले व्यक्ति द्वारा कम अंक दिया जाता है तो उसका अंक अत्यंत निम्न हो जाता है। स्को किसी व्यक्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। कम स्को वाले लोगों को खरीदारी के लिए अधिक कीमत चुकानी पड़ती थी और उन्हें कम सार्वजनिक पुरस्कार मिलते थे। संक्षेप में, कम स्को वाले व्यक्तियों को हर जगह नुकसान उठाना पड़ता था और वे अपने जीवन में शायद ही कभी इससे उबर पाते थे। ये युवक अपने उच्च मूल्यांकन स्को का फायदा उठाकर अपने आसपास के सभी लोगों को धमका रहा था। लेकिन ये शाओबाई को अब भी यह बात अजीब लग रही थी। चूंकि यह युवक इतना अभिमानी था तो कस्बे के लोगों ने उसे कम अंक क्यों नहीं दिए? इस संदेह के कारण उसने चुपके से स्वर्ग से संपर्क किया और उसे बताया कि वह सामने वाले व्यक्ति का मूल्यांकन करना चाहता है। संपर्क करने के बाद उसे पता चला कि उस युवक का स्कोर वास्तव में बहुत अधिक था। मूल्यांकन न्यूनतम 1 स्टार से लेकर अधिकतम 10 स्टार तक होता है, और इस व्यक्ति का मूल्यांकन वास्तव में 9 स्टार था। ये जानना महत्वपूर्ण है कि 9 स्टार का मूल्यांकन पाने वाले लोग बहुत दुर्लभ होते हैं, जो जनसंख्या के 1% से भी कम होते हैं। जब ये शाओबाई ने मूल्यांकनों की संख्या देखी तो उसे समझ आ गया। 10 लाख से अधिक लोगों ने इस युवक का मूल्यांकन किया था और उनमें से अधिकांश ने 10 या 9 सितारे दिए थे। तुलनात्मक रूप से इस छोटे से कस्बे में केवल 10,000 से कुछ अधिक लोग थे। अगर वे सभी 1 सितारा भी देते तो भी उसके स्कोर में कोई खास कमी नहीं आती। कर्म को समझते हुए ये शाओबाई ने निर्णायक रूप से प्रतिद्वंद्वी को 1 तारा अंक दिया। कुछ क्षण पहले तक शांत बैठा वह युवक अचानक गुस्से से लाल हो गया, उछल पड़ा और चीखते हुए बोला, ये क्या बकवास है? मुझे किसने अंक दिए? कौन था वो? यह मैं ही था, ये शाओबाई ने शांत भाव से कहा। अफसोस की बात है कि न्यूनतम रेटिंग 1 स्टार है। मैं तो वास्तव में आपको 0 स्टार देना चाहता था। उस युवक को तुरंत समझ आ गया कि उसने एक शक्तिशाली व्यक्ति को उकसा दिया है। दूसरे पक्ष के नागरिक अंक बहुत ज्यादा होने चाहिए, नहीं तो उसके स्कोर को सीधे 1 स्टार तक गिराना नामुमकिन होता। 1 स्टार रेटिंग, 1000वें हिस्से से भी कम नागरिकों को 1 स्टार रेटिंग मिली थी। अब वह कैसे जी पाएगा? बिग ब्रदर, मैं गलत था। अचानक उस युवक का चेहरा बदल गया। वह धड़ाम से घुटनों के बल गिर पड़ा और बार बार ये शाओबाई के सामने गिड़गिड़ाते हुए बोला, मैं तुच्छ व्यक्ति हूँ, मुझे बड़े भाई को भगाना नहीं चाहिए था। बड़े भाई, कृपया मेरी इस छोटी सी गलती को नज़रअंदाज कर दीजिए और मुझे इस बार माफ़ कर दीजिए। ये शाओबाई ने भावहीन होकर उसकी ओर देखा और पूछा, मैं तुम्हें बख्श सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। जी हाँ, मैं विनम्र व्यक्ति आपको सब कुछ बता दूंगा। बड़े भाई, कृपया पूछिए। युवक भयभीत था। दूसरी पार्टी के पास ऐसा करने के लिए या तो बहुत अधिक नागरिक अंक थे या फिर बहुत ही प्रभावशाली संपर्क। दोनों ही मामलों में एक छोटे से शहर से आने वाला वह व्यक्ति उन्हें उकसाने का जोखिम नहीं उठा सकता था। ये शाओबाई ने ठंडे लहजे में पूछा, पहले तुमने जितने भी उच्च अंक हासिल किए थे वो सब तुमने खरीदे थे, है ना? युवक शर्मिंदा सा लग रहा था और बोला, हाँ। अगर कोई मुझे 10 सितारे दे तो मैं उन्हें 1000 सिटीजन पॉइंट्स दे दूंगा। दरअसल इस तरह से इसको बढ़ाने के लिए पैसे का इस्तेमाल करना बहुत आम बात है। जिसके पास भी पारिवारिक संपत्ति है वह अपना स्कोर 9 सितारों से ऊपर करने के लिए पैसे खर्च करने को तैयार रहता है। ये शाओबाई, क्या आपको स्वर्ग द्वारा निगरानी किए जाने का डर नहीं है? उस युवक ने थोड़ी आत्मसंतुष्टि दिखाते हुए कहा, बड़े भाई, स्वर्ग ने इतना सब कैसे संभाल लिया? वैसे भी हमने कुछ बुरा तो नहीं किया, है ना? यह आपसी सहमति से किया गया सौदा है, सैद्धांतिक रूप से ये धोखा नहीं है। ये शाओबाई ने आह भरी और ये शेन से कहा, ये शेन, क्या तुम समझते हो? एक छोटी सी खामी भी नश्वर दुनिया में भारी अन्याय पैदा कर सकती है।
ये शेन का चेहरा भी गंभीर था। उसने कहा, भाई मुझे डर है कि इस तरह की कई खामियां मौजूद हैं। ये शाओबाई ने सिर हिलाते हुए कहा, पूर्व आनेक्सी सभ्यता को देखिए, जिसने एक सर्वशक्तिशाली शाही वंश और कठोर वर्ग विभाजन का निर्माण किया। यह अपने आप में बेहद असामान्य था। ये बिंगमैन ने कहा, शाओबाई, मेरा मानना है कि किसी समाज की निष्पक्षता का आकलन वर्ग के आधार पर नहीं, बल्कि अवसरों के आधार पर किया जाना चाहिए। यदि उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के लोग एक ही लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके द्वारा किया गया प्रयास समान है और परिणाम में कोई खास अंतर नहीं है, तो ऐसा समाज निष्पक्ष है। ये शाओबाई, आप गलत नहीं हैं, लेकिन इस तरह की खामी एक अपवाद है। बोलने के बाद उन्होंने सीधे ताली बजाई और दिव्य प्रकाश की एक किरण नीचे उतरी। पता चला कि मार्शल दाओ महाद्वीप की नागरिक अंक प्रणाली में जब अंक एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाते हैं, तो व्यक्ति उच्च स्तरीय परिषद में प्रवेश कर परिषद सदस्य बन सकता है। वर्तमान में ये शाओबाई परिषद सदस्य बनने के योग्य पहले व्यक्ति थे। उन्होंने अभी तक अपने परिषद सदस्य के अधिकार का उपयोग नहीं किया था। पार्षद बनने के लिए किसी व्यक्ति के नागरिक अंक सभी नागरिकों के कुल अंकों के 1% से अधिक होने चाहिए। सैद्धांतिक रूप से इसका अर्थ है कि समाज में अधिकतम 99 पार्षद हो सकते हैं। वास्तविकता में जनसंख्या का आधार बहुत बड़ा है और यह 1% हासिल करना बेहद मुश्किल है, जिसके कारण ये शाओबाई अब तक पार्षद स्तर तक पहुंचने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। बेशक एक बार कोई पार्षद बन जाने पर उसे सभ्यता के मस्तिष्क स्वर्ग को सुझाव देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है और स्वर्ग को उचित सुझावों के लिए प्रतिक्रिया प्रदान करनी चाहिए। दिव्य प्रकाश के भीतर से एक सफ़ेद चमक प्रकट हुई जो टिमटिमा रही थी और उससे एक मानवीय आवाज़ सुनाई दी, पार्षद ये शाओबाई, आपका क्या मामला है? दिव्य प्रकाश को देखकर वह युवक बहुत देर से अचंभित रह गया था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति एक महान सलाहकार होगा। क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि अब तक मानवता ने कोई सलाहकार पैदा नहीं किया है? ये शाओबाई ने कहा, इस पार्षद का मानना है कि नागरिकों के बीच मूल्यांकन मानकों में खामियां हैं, जिससे आसानी से लाभ का संचय हो सकता है और धनी लोगों को दूसरों के सही मूल्यांकन को विकृत करने की अनुमति मिल सकती है। जो तुमने कहा है वह मुझे पहले से ही पता है और मैं इसे जल्द से जल्द सुधार लूंगा। इतना कहकर दिव्य प्रकाश आकाश में लौट गया और गायब हो गया। सुझाव दिए जाने के बाद युवक अचानक फूट फूट कर रोने लगा और बोला, पार्षद महोदय, मैं गलत था, मैं फिर कभी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। मुझे लोगों को दंडित करने का कोई अधिकार नहीं है, ये शाओबाई ने उदासीनता से कहा, और तुमने तो बस एक कानूनी खामी का फायदा उठाया है, इसे अपराध नहीं माना जा सकता। युवक ने राहत की एक लंबी सांस ली, फिर दोबारा उत्साहित हो गया और जमीन पर घुटने टेक कर बोला, पार्षद महोदय, कृपया मेरे साधारण से घर में अतिथि बनकर आइएगा, मैं निश्चित रूप से। ये शाओबाई का मूड अब ऐसा नहीं था। उन्होंने हाथ हिलाकर कहा, भूल जाओ। जैसे ही तीनों जाने के लिए मुड़े, उस युवक की निगाहें चारों ओर दौड़ पड़ीं और ऐसा लगा जैसे उसने पार्षद को खुश करने का कोई तरीका सोच लिया हो। उसने तुरंत चिल्लाकर कहा, पार्षद जी, मुझे ऐसे ही कई और अन्यायपूर्ण स्थानों के बारे में पता है। ये शाओबाई, जो जाने ही वाला था, रुक गया। उसने मुड़कर उस युवक को देखा और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम लू रितियन है। ये शाओबाई क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। लू रितियन, ये नाम असामान्य रूप से दबंग लग रहा था। लू रितियन बहुत घमंडी है। अब से क्यों न तुम्हें लू री कहा जाए? लू रितियन का चेहरा उतर गया, लेकिन वह पार्षद के आदेश का उल्लंघन करने की हिम्मत कैसे कर सकता था? इसलिए उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए सहमति जताई, जी हाँ, अब से मेरा नाम लूरी होगा। तो लूरी, तुम्हें इसी तरह की और कौन सी खामियां पता हैं? ये शाओबाई ने स्पष्ट रूप से पूछने की तैयारी की। लूरी ने इधर उधर देखा, फिर अपनी आवाज़ धीमी करके कहा, पार्षद जी, इन बातों को एक दो शब्दों में नहीं समझाया जा सकता। क्या आप कृपया मेरे साधारण से घर पर आ सकते हैं? वह इस बात को स्वीकार कर सकता था। ये शाओबाई ने हल्के से सिर हिलाया और ये बिंगमैंग और ये शेन को लू परिवार के पास ले गया। लू परिवार कस्बे का सबसे धनी परिवार था। वास्तव में उनके घमंडी व्यवहार को छोड़कर उन्होंने कोई खास बुरे काम नहीं किए थे, अन्यथा ये शाओबाई ने अब तक उन्हें बर्दाश्त नहीं किया होता। लूरी अपने घर से बेहतरीन चाय और नाश्ता लेकर आया और बड़े उत्साह से उसका स्वागत किया। हालांकि ये शाओबाई को स्थानीय भोजन में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने न तो कुछ खाया और न ही कुछ पिया, बल्कि उसे जल्दी बोलने के लिए कहा। लूरी ने घबराते हुए कहा, पार्षद महोदय, मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। सबसे पहले आइए नागरिक पॉइंट हस्तांतरण के बारे में बात करते हैं। ये शाओबाई ने सिर हिलाते हुए कहा, नागरिकता अंक हस्तांतरित किए जा सकते हैं। ये प्रणाली कुछ लोगों के रिश्तेदारों और दोस्तों की मृत्यु के बाद अंकों के व्यर्थ होने से बचाने के लिए स्थापित की गई थी। लेकिन जहां तक मुझे पता है, नागरिकता अंक मनमाने ढंग से हस्तांतरित नहीं किए जा सकते। हस्तांतरणकर्ता और हस्तांतरण प्राप्तकर्ता के बीच व्यक्तिगत संबंध होना आवश्यक है।
इसके अलावा हस्तांतरण प्रक्रिया में मूल्य विनिमय शामिल नहीं होना चाहिए। लू वी ने कहा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हालांकि तबादलों पर कई प्रतिबंध हैं, लेकिन यही वजह है कि कुछ बुराइयां पैदा हुई हैं। बुराइयां? ये शाओबाई ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या इसमें बुराइयां शामिल हैं? लू वी ने शायद ही कभी आह भरी, इससे भी बढ़कर। जैसा कि पार्षद ने अभी कहा, नागरिक अंक व्यक्तिगत संबंधों वाले लोगों के बीच ही हस्तांतरित किए जाने चाहिए। इस वजह से कुछ लोग अंक हस्तांतरण प्राप्त करने के लिए अपनी गरिमा और यहाँ तक कि अपने रिश्तेदारों की गरिमा का भी त्याग कर रहे हैं। सरल शब्दों में कहें तो, यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हस्तांतरित अंक प्राप्त करना चाहता है तो उसे हस्तांतरणकर्ता के साथ संबंध स्थापित करना होगा। इसके बाद लू वी ने इन तथाकथित तरीकों के बारे में संक्षेप में बताया, जिससे ये शाओबाई अचंभित रह गया। पता चला कि कुछ लोग अंक प्राप्त करने के लिए या तो किसी से शादी कर लेते हैं, किसी को धर्मपिता या धर्ममाता मान लेते हैं, या फिर दूसरों के साथ भारी कर्ज के अनुबंध पर हस्ताक्षर कर देते हैं। इसके बाद अंक हस्तांतरित करने वाला व्यक्ति शामिल होने वालों को खुलेआम नियंत्रित कर सकता है। समाज चाहे जैसे भी विकसित हो जाए, उसमें हमेशा कुछ आलसी और कुछ प्रेरणाहीन लोग रहेंगे। ऐसे लोग लाभ पाने के लिए स्वाभाविक रूप से उच्च नागरिकता अंक वाले लोगों पर निर्भर रहना पसंद करते हैं। कुछ तो अपने परिवार को भी अपने साथ शामिल होने के लिए मजबूर करते हैं। निर्भरता की प्रक्रिया के दौरान स्वाभाविक रूप से कई बुराइयां उत्पन्न होती हैं। उदाहरण के लिए, मार्शल दाओ सभ्यता में यह नियम है कि कोई भी किसी दूसरे को विवाह के लिए बाध्य नहीं कर सकता। हालांकि उच्च नागरिकता अंक वाले लोग अंकदान के माध्यम से बड़ी संख्या में महिलाओं और पुरुषों को अपने परिवार में शामिल कर सकते हैं, उन्हें अपना आश्रित बना सकते हैं, या यहाँ तक कि उन्हें गुलाम के रूप में भी जीवन यापन करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। ये संबंध आगे चलकर और भी बुराइयों में तब्दील हो गया। उदाहरण के लिए, अंक देने वाला व्यक्ति अंक प्राप्त करने वाले व्यक्ति को अपराध करने का आदेश दे सकता है। जाहिर है, अपराध का उद्देश्य पहले वाले के कुछ लक्ष्यों की पूर्ति करना होता है। इस तरह कुछ लोग बिना किसी दंड के अनेक बुरे कर्म कर सकते हैं। ये सुनकर ये शाओबाई ने पूछा, ये शेन, पिछले साल कितने लोगों ने अपराध किए? ये शेन इन आंकड़ों से अच्छी तरह वाकिफ थे क्योंकि वे कुछ समय तक आंकड़े जुटाने का काम संभाल चुके थे। उन्होंने तुरंत कहा, पिछले साल औसतन हर 100 में से एक व्यक्ति ने अपराध किया। हर 1000 में से 2 लोगों ने गंभीर अपराध किए। ये शाओबाई चौंक गया, 1%? इतने सारे? ये जानना जरूरी है कि जनसंख्या बहुत बड़ी है, इसलिए 1% भी एक बहुत बड़ी संख्या है। और कुछ है क्या? उसने पूछना जारी रखा। लू वी ने कहा, यह पहला मुख्य कारण है। दूसरा मुख्य कारण तो और भी अधिक मौलिक है, जिसे हम कुलीन परिवार कहते हैं। कुलीन परिवार? ये शाओबाई क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। उसके पिता ने एक बार कहा था कि अतीत में वास्तव में कई प्रतिष्ठित कुलीन परिवार थे। अब कुलीन परिवार कैसे हो सकते हैं? लू वी ने आगे बताया कि कुछ लोगों में असाधारण प्रतिभा होती है और वे संतानोत्पत्ति जारी रखते हैं, जिससे गुणों का संचय होता है। परिणामस्वरूप उनके परिवार के लोग और भी अधिक शक्तिशाली होते जाते हैं और अधिकाधिक अंक अर्जित करते हैं। उनकी संतानें इस विरासत को आगे बढ़ाती हैं, जिससे उनके गुण बढ़ते जाते हैं और धीरे धीरे कुलीन परिवार बनते हैं। मूल रूप से कुलीन परिवारों का गठन होना स्वाभाविक था। किसी भी समाज में कुछ लोगों द्वारा लाभ अर्जित करने के बाद इसी प्रकार के कुलीन परिवारों का निर्माण अनिवार्य रूप से हो जाता है। हालांकि मार्शल दाओ सभ्यता में सभी लोगों की समानता के नियम के कारण कुलीन परिवार एक विकृत अस्तित्व बन गए हैं। वर्तमान में कुलीन परिवारों को विकृत माने जाने का कारण यह है कि उन सभी ने मृत सैनिकों नामक एक विशेष प्रकार की सत्ता विकसित कर ली है। इन मृत सैनिकों को कुलीन परिवार भारी निवेश के साथ तैयार करते हैं। ये शक्तिशाली और बेहद घातक होते हैं। मस्तिष्क प्रबंधन के कारण ये मृत सैनिक अपने कुलीन परिवार के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वर्तमान में जिस कुलीन परिवार के पास सबसे अधिक मृत सैनिक होते हैं, वही सबसे शक्तिशाली होता है। कुलीन परिवारों के पास न केवल प्रतिभाशाली सैनिक होते हैं, बल्कि असाधारण विचारकों की टीम भी होती है। ये विचारक टीम सभ्यता के नियमों में खामियों को खोज निकालती हैं और फिर उन खामियों का फायदा उठाकर अधिक लाभ प्राप्त करती हैं। ये सुनकर ये शाओबाई का चेहरा शांत हो गया और उन्होंने कहा, मुझे लगा था कि मामला इससे कहीं ज्यादा गंभीर होगा, लेकिन सब कुछ अभी भी नियंत्रण सीमा के भीतर है। लू वी ने जल्दबाजी में कहा, पार्षद महोदय, मामला इससे भी कहीं अधिक गंभीर है। ये शाओबाई, अरे, और भी है। लू वी की आंखें चौड़ी हो गईं। पार्षद महोदय, क्या आपने विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के बारे में सुना है? ये शाओबाई चौंक गया। विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग? क्या ऐसा भी कोई समूह होता है? स्वाभाविक रूप से, लू वी ने कहा, वे विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के सदस्य वे सभी लोग हैं जिन्होंने उस समय महान दिव्य पूज्य के साथ कठिनाइयों का सामना किया था, या उनके वंशज हैं। इस रिश्ते के कारण कोई भी उन्हें नाराज करने की हिम्मत नहीं करता। ये शाओबाई अब हैरान होकर बोला, ऐसा कुछ? क्या ये सब तुमने अफवाहों के जरिए सुना है या तुमने इसे खुद देखा है?
लूवी ने तुरंत कहा, मैं बकवास करने की हिम्मत कैसे कर सकती हूँ पार्षद जी। जरा सोचिए, महान दिव्य पूज्य के करीबी लोगों को नाराज करने की हिम्मत कौन करेगा। सभ्यता के नियमों की पाबंदियों के बावजूद भी कोई उन्हें नाराज करने की हिम्मत नहीं करेगा। ये शाओबाई, ये विशेषाधिकार प्राप्त लोग कौन हैं? क्या आप जानते हैं? लेकिन लूवी ने अपना सिर हिलाया। आखिरकार वह तो बस एक छोटा सा व्यक्ति था और उसके पास विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के इतने सारे सदस्यों को देखने का कोई साधन नहीं था। ये शाओबाई, अच्छा, आपने मुझे ये बताकर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं आपको 1 ट्रिलियन नागरिक अंक दूंगा। हालांकि चूंकि हमारे बीच कोई मौजूदा संबंध नहीं है, तो कैसा रहेगा अगर हम ऐसा करें? नामात्र के लिए आप अब से मेरे निजी अंगरक्षक होंगे। लूवी बेहद खुश था और बार बार कह रहा था कि वह विश्वसनीय रूप से भाग्यशाली है और इससे ज्यादा कुछ नहीं मांग सकता। छोटे कस्बे से निकलने के बाद ये शाओबाई का मन उदास था। ये शेन ने कहा, भाई, क्या हमें इसकी शिकायत फिर से स्वर्ग में करनी चाहिए और सुधार के लिए कहना चाहिए? अप्रत्याशित रूप से ये शाओबाई ने अपना सिर हिलाया, कोई ज़रूरत नहीं। कोई भी परिपूर्ण नहीं है और नियम भी यही कहता है। यदि कोई समाज पुनर्तः समान हो जाए तो वह प्रगति करने की शक्ति खो देगा। सूर्य का प्रकाश कितना भी तीव्र क्यों न हो, परछाई हमेशा रहती है, यह अपरिहार्य है। ये बिंग मैंग, हाँ पिताजी, हमेशा कहते थे कि हर चीज़ में यिन और यांग होता है, अच्छाई और बुराई होती है। जब तक संतुलन बना रहता है तब तक सब ठीक है। समूह ने लू परिवार को छोड़ दिया और जैसे ही वे रवाना होने वाले थे तभी अचानक उन्होंने एक विशाल युद्धपोत को पास आते देखा जो कस्बे से 100 मील दूर रुक गया। ये शेन ने उस पर एक नज़र डाली और युद्धपोत की ओर इशारा करते हुए कहा, भाई, ये तो ब्रह्मांड स्तरीय युद्धपोत प्रतीत होता है और 100 मील दूर देव जाति का क्षेत्र है। क्या ऐसा हो सकता है कि देव जाति सेना भेजने वाली हो? नहीं, ये शाओबाई ने सिर हिलाते हुए कहा, उन्होंने अपना काम भी पूरा नहीं किया है, उनके पास सेना भेजने का समय कैसे हो सकता है? जब वे बात कर रहे थे तभी युद्धपोत सीमा तोड़कर शहर में जबरदस्ती घुस गया। शहर के लोग तुरंत घबरा गए क्योंकि ब्रह्मांड स्तरीय युद्धपोत की ताकत आम लोगों के बस की बात नहीं थी। ये शाओबाई के कुछ प्रतिक्रिया करने से पहले ही युद्धपोत सीमा पर रुक गया और उस पर एक युवक प्रकट हुआ। उस युवक के पीछे देवजाति के सदस्यों का एक बड़ा समूह था जो सभी उस युवक के प्रति चापलूसी भरे भाव प्रदर्शित कर रहे थे। इस संरचना को देखकर ये शाओबाई ने कहा, वह व्यक्ति अवश्य ही अनेक्सी महाद्वीप से होगा। युद्धपोत से उस युवक की निगाह दर्जनों मील दूर तक फैली और ये शाओबाई पर आकर टिक गई। उसकी आंखों में अहंकार और तिरस्कार भरा हुआ था जब उसने हल्के से कहा, तुम्हारे पैतृक स्रोत महाद्वीप का वातावरण बुरा नहीं है। सामने दिख रहे उस छोटे से कस्बे में शायद इंसान रहते हैं। जहां से हम आते हैं वहां सभी मनुष्य गुलाम हैं। ये गुलाम इतनी आज़ादी से क्यों जीते हैं? उसके पीछे खड़े स्पेस टाइम गॉड रेस के एक सदस्य ने तुरंत कहा, युवा मास्टर युंडन, पैतृक स्रोत महाद्वीप पर मनुष्य भी पहले गुलाम थे। हालांकि हाल ही में मानव मार्शल आर्ट सभ्यता का उदय हुआ है जिससे हम देववंश को बहुत परेशानी हो रही है। मुझे कहना पड़ेगा कि आजकल इंसानों से निपटना थोड़ा मुश्किल है और हमने अभी तक कोई अचूक योजना नहीं बनाई है। हम निकम्मे लोगों का झुंड। अगर यह आनेक्सी महाद्वीप पर होता तो ये सभी इंसान अब तक गुलाम बन चुके होते। युवा स्वामी युनडुन ने निराशा से सिर हिलाया। साथ आए देववंशी सदस्य केवल सूखी हंसी हंस सके, वे और कुछ कहने में असमर्थ थे। फिर युवा मास्टर युनडुन ने दूर खड़े ये शाओबाई की ओर इशारा करते हुए कहा, उस व्यक्ति को पकड़ो। ईश्वर वंश के सदस्य तुरंत ही परेशान दिखने लगे। उनमें से एक ने कहा, युवा स्वामी युनडुन, आगे इंसानों का इलाका है। अगर हम जल्दबाजी में आगे बढ़ेंगे तो इससे निश्चित रूप से मानवीय हमला भड़क उठेगा। विश्वसनीय खुफिया जानकारी के अनुसार मनुष्यों के पास कई शक्तिशाली हथियार हैं। हमें जोखिम नहीं लेना चाहिए। यंग मास्टर युनडुन नाम के व्यक्ति ने उपहास करते हुए कहा, तुम किस बात से डरते हो? हमारी एंट्रोपी सभ्यता के समर्थन से क्या ये गुलाम स्वर्ग के खिलाफ विद्रोह करने जा रहे हैं? ये मिंग के पक्ष ने इस युग की सभ्यता को हमेशा लिप्यंतरण का उपयोग करते हुए आनेक्सी सभ्यता के रूप में संदर्भित किया था। हालांकि देव जाति ने एक मुहावरेदार अनुवाद का प्रयोग किया। अनेक्सी का अर्थ था एंट्रोपी, इसलिए अनेक्सी सभ्यता को एंट्रोपी सभ्यता कहा जाता था। एंट्रोपी को वह आदिम शक्ति माना जाता था जो सभी चीज़ों और प्राणियों की संरचना करती है, और एंट्रोपी सभ्यता के साधक एंट्रोपी की शक्ति का संवर्धन करते थे, इसलिए उनकी सभ्यता को एंट्रोपी सभ्यता कहा जाता था। ईश्वर वंश के सदस्य ने इस बारे में सोचा और महसूस किया कि यह सच है, जब एक एंट्रोपी सभ्यता का सम्राट मौजूद हो तो डरने की क्या बात है। तो उसने हाथ हिलाकर आदेश दिया, जाओ और उस बदमाश को पकड़ो। तुरंत ही देववंश के अमर लोक के एक प्रमुख देवता ने आगे बढ़कर ये शाओबाई को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। हालांकि वे एक दूसरे से काफी दूर थे, फिर भी एक शक्तिशाली खिंचाव बल उसे अपनी ओर खींच रहा था। यदि ये शाओबाई स्वयं अमरता के क्षेत्र का विशेषज्ञ न होता तो वह पकड़ा गया होता।
जैसे ही वह जवाबी हमला करने वाला था, ये शाओबाई का दिल घबरा गया और उसने संघर्ष करने का नाटक किया। इसके बाद उसका शरीर अत्यधिक बल से खींचकर यंग मास्टर युन दुन के सामने जा गिरा। युवा स्वामी युन दुन ने ये शाओबाई को ध्यान से देखा और कहा, नीच दास, अभी मैंने तुम्हारी आंखों में अवज्ञा देखी। मुझे बहुत जिज्ञासा है, आखिर किस बात से आप जैसे तुच्छ मनुष्य को महान एंट्रोपी रेस को सीधे देखने की हिम्मत हुई। ये शाओबाई ने यह उम्मीद नहीं की थी कि आनेक्सी महाद्वीप का ये व्यक्ति केवल उसकी निगाहों के कारण उसे पकड़ने और उससे पूछताछ करने की कोशिश करेगा। उसने अपना सिर हिलाया, आह भरी, और कहा, क्या आनेक्सी महाद्वीप से होना इतना प्रभावशाली है? क्या तुम्हारा महाद्वीप विनाश के लिए नियत नहीं है, और क्या तुम्हारे रचनाकार भी नष्ट होने के लिए नियत नहीं हैं? युवा स्वामी युन दुन का चेहरा गंभीर हो गया। तुम्हें काफी कुछ पता है गुलाम, मुझे बताओ तुम्हें कैसे पता चला? ये शाओबाई ने उपहास करते हुए कहा, ये कुछ खास नहीं है। मैं अभी हाल ही में अनेक्सी महाद्वीप से आया हूँ, कुछ राक्षसी जानवरों को मारा है और कुछ दिनों के लिए सम्राट के रूप में सेवा की है। आपको देखकर लगता है कि आप अनेक्सी महाद्वीप के बहुत शक्तिशाली सम्राट नहीं रहे होंगे, है ना? युवा स्वामी युन दुन क्रोधित हो गए। उन्हें लगा जैसे उनकी गरिमा को ठेस पहुंची हो, इसलिए उन्होंने हाथ हिलाते हुए कहा, उसे मार डालो। मुझे मार डालोगे? ये शाओबाई ने अजीब सी हंसी हंसते हुए अचानक यंग मास्टर युन दुन को कॉलर से पकड़ लिया और फिर पलक झपकते ही इंसानी इलाके में आ गिरा। इससे देव जाति में तुरंत हंगामा मच गया। अमर लोक के मुख्य देवता ने बाकी सब कुछ अनदेखा करते हुए गर्जना की और सीधे मानव क्षेत्र में घुसपैठ कर ली। हालांकि जैसे ही उसका शरीर सीमा पार कर गया, उसकी 90% शक्ति दब गई। उसी समय एक शून्य दरार ने एक मार्ग बनाया और एक अरब युद्धपोत बाहर निकल आए, जिनके मुंह तेजी से इस अमर मुख्य देवता की ओर निशाना साध रहे थे। इससे पहले कि मुख्य देवता कोई प्रतिक्रिया कर पाते, तोपों की गड़गड़ाहट गूंजी और प्रकाश की एक चकाचौंध भरी चमक में एक मुख्य देवता धूल में तब्दील हो गए। शेष देववंशी सदस्य और आनेक्सी कुलीन लोग स्तब्ध रह गए, किसी ने भी आगे कदम बढ़ाने की हिम्मत नहीं की। इसी बीच यंग मास्टर युन दुन को पकड़ने के बाद ये शाओबाई ने उसे युद्ध नगरी के फर्श पर एक मरे हुए कुत्ते की तरह फेंक दिया और ठंडे स्वर में कहा, अब जब तुम्हारे चेहरे को उस मानव गुलाम द्वारा रौंदा जा रहा है जिसे तुम तुच्छ समझते थे, तो तुम्हें कैसा लग रहा है? युवा स्वामी युन दुन ने हताशा से संघर्ष किया, लेकिन ये शाओबाई की शक्ति उनसे कहीं अधिक थी और सभ्यता के मस्तिष्क द्वारा लगाए गए दमन के कारण वह प्रतिरोध करने में पूरी तरह से असमर्थ थे। एक व्यर्थ संघर्ष के बाद उसने अंततः पूरी तरह से हार मान ली और ये शाओबाई को घूरते हुए कहा, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? और कौन हो सकता है? निश्चित रूप से सृष्टिकर्ता का नाजायज पुत्र तो नहीं। ये शाओबाई ने ठंडे स्वर में कहा, भले ही तुम सृष्टिकर्ता के नाजायज पुत्र हो, तुम्हें यहाँ केवल अपना भाग्य स्वीकार करना होगा। युवा स्वामी युन दुन को इस क्षण स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। उनके सामने खड़ा ये दिखने में तुच्छ मनुष्य वास्तव में उन्हें मारने की हिम्मत कर रहा था। जैसे ही उसे पता चला कि उसकी जान खतरे में है, शर्मिंदगी की जगह तुरंत डर ने ले ली और उसका लहजा नर्म हो गया। मैं एंट्रोपी सभ्यता के सबसे शक्तिशाली शाही परिवारों में से एक हूँ, युन दुन शाही परिवार का पहला उत्तराधिकारी हूँ। यदि तुमने मुझे हानि पहुंचाने की हिम्मत की तो तुम्हें पूरे युन दुन शाही परिवार के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। आपकी मानव जाति की तो बात ही छोड़िए, आपका पूरा पैतृक महाद्वीप भी इसे सहन नहीं कर सकता। मैं न तो बड़ा चढ़ाकर बोल रहा हूँ और न ही धमकी दे रहा हूँ, मैं बस आपको सच्चाई से इसके परिणामों के बारे में बता रहा हूँ, दूसरे पक्ष ने तीखे स्वर में कहा। ये शाओबाई ने उपहास करते हुए कहा, तो मैं भी तुम्हें सच सच बता देता हूँ, हमारी मानव जाति का भाग्य देव जाति और अनेक्सी से लड़ने के लिए ही बना है। वह भीषण युद्ध अपरिहार्य है, इसलिए मुझे आनेक्सी शाही परिवार को नाराज करने की हिम्मत न करने जैसी मूर्खतापूर्ण बातें बताने की जरूरत नहीं है। युवा स्वामी युन दुन का दिल ठंडा पड़ गया और उन्होंने उग्र लेकिन भीतर से कमजोर स्वर में कहा, अगर तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की तो युन दुन शाही परिवार तुम्हें सबसे पहले मार डालेगा। ये तो और भी बेवकूफ़ी वाली बात है। जहां तक मुझे पता है, आपके शाही परिवार के सबसे शक्तिशाली सदस्य केवल स्वर्ग द्वारा प्रवेश क्षेत्र में ही हैं। मैंने पहले भी स्वर्ग द्वार खोलने वाले क्षेत्र के विशेषज्ञों को मार गिराया है, इसलिए आपको मुझे धमकाने के लिए इसका इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैं वास्तव में तुम्हें मारना नहीं चाहता। मेरी राय में तुम सिर्फ एक अहंकारी और निकम्मे इंसान हो, तुम्हें मारना व्यर्थ होगा। मेरे लिए यह अधिक व्यवहारिक होगा कि मैं आपका उपयोग देववंश से कुछ वस्तुओं के बदले में करूं। एक प्रमुख शाही परिवार के उत्तराधिकारी होने के नाते देववंश शायद नहीं चाहेगा कि आपको कुछ भी हो, और वे आपको बचाने के लिए काफ़ी बड़ी कीमत चुकाने को तैयार होंगे। युन दुन की आंखें तुरंत चमक उठीं। जब तक उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचता, उसके लिए और कुछ भी मायने नहीं रखता था। उन्होंने तुरंत कहा, हाँ हाँ, आप ईश्वर जाति से कोई भी मांग कर सकते हैं और वे निश्चित रूप से मुझे बचा लेंगे। युन दुन को पकड़ने के बाद ये शाओबाई ने पहले ही ये मिंग से संपर्क कर स्थिति के बारे में बता दिया था। ये सुनकर कि शाही परिवार के एक महत्वपूर्ण सदस्य को पकड़ लिया गया है,
येमिंग ने एक पल सोचा और कहा, देववंश से सभी मानव दासों को सौंपने के लिए कहो। अन्य स्थितियों के बारे में आप स्वयं विचार कर सकते हैं। इतना मामूली मामला होने के कारण येमिंग के सीधे हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी, उन्होंने केवल सलाह दी और ये शाओबाई को इसे स्वयं संभालने दिया। येमिंग के निर्देश प्राप्त करने के बाद ये शाओबाई ने यंग मास्टर यून दुन के चेहरे पर लात मारी और कहा, तुम यहीं रहो। इस मामले का बाकी हिस्सा अब आपसे संबंधित नहीं है। यंग मास्टर यून दुन को कैद करने के बाद ये शाओबाई ने देववंश के क्षेत्र में एक कठपुतली को भेजा। जब देववंश के उच्च कमान को पता चला कि युवा स्वामी यून दुन को हिरासत में ले लिया गया है, तो वे स्तब्ध रह गए और उन्होंने तुरंत बड़ी संख्या में सैनिकों को सीमा पर इकट्ठा होने के लिए भेजा, जिनमें देववंश के कई उच्च पदस्थ सदस्य भी मौजूद थे। जब ये शाओबाई द्वारा भेजा गया कठपुतली देववंश के क्षेत्र में प्रवेश किया तो उसे तुरंत एक प्रमुख युद्धपोत में खींच लिया गया। इस प्रमुख पोत पर 1 दर्जन से अधिक देव जाति के मुख्य देवता उपस्थित थे। इन प्रमुख देवताओं का सामना करते हुए कठपुतली ने व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए कहा, ये कठपुतली मार्शल आर्ट सभ्यता का प्रतिनिधित्व करती है और देव जाति के साथ शर्तों पर बातचीत करने आई है। एक देववंशी सदस्य ने क्रोधित होकर कहा, जल्दी बताओ, युवा स्वामी यून दुन कैसे हैं? क्या आपने उसे नुकसान पहुंचाया है? वह निकम्मा व्यक्ति। कठपुतली ने ये शाओबाई की आवाज में हंसते हुए कहा, चिंता मत करो, मुझे निकम्मे लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने उसके एक बाल को भी नुकसान नहीं पहुंचाया है। युवा स्वामी यून दुन को तुरंत रिहा करो, अन्यथा हमारी देव जाति तुरंत सेना खड़ी करके मानव जाति पर हमला कर देगी। देव जाति के सदस्य ने धमकी देना शुरू कर दिया। कठपुतली खिलखिलाकर हंस पड़ी, सेना खड़ी करें? अच्छा, हम सीधे यून दुन को मार डालेंगे। देववंशी सदस्य का चेहरा सख्त हो गया और अंत में थोड़ा नर्म पड़ते हुए उसने कहा, हमें बताओ, युवा स्वामी यून दुन को रिहा करने के बदले में तुम क्या चाहते हो? इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि देववंश के ये सदस्य घबराए हुए थे। यून दुन शाही परिवार सभी शाही परिवारों में सबसे शक्तिशाली था, जो लगभग एंट्रोपी सभ्यता की इच्छाशक्ति का 20% प्रतिनिधित्व करता था। देववंश भला कैसे युवा स्वामी यून दुन को कोई हानि होने दे सकता है? अगर सचमुच कुछ हुआ होता तो कौन जानता कि ईश्वर वंश के कितने सदस्य नीचे गिर जाते और उनका दुखद अंत होता। हालांकि पूर्वजों के मूल महाद्वीप पर देव जाति उच्च और शक्तिशाली थी, लेकिन एंट्रोपी सभ्यता की नज़र में वे केवल कुछ कामचलाओ मिश्रित नस्ल के लोग थे जिनकी स्थिति गुलामों से थोड़ी ही बेहतर थी। कठपुतली ने कहा, यदि आप निम्नलिखित शर्तों से सहमत होते हैं तो हम यून दुन को सुरक्षित रूप से रिहा कर देंगे। सबसे पहले, देववंश को सभी मानव दासों को सौंपना होगा और उन्हें हमारे क्षेत्र में सुरक्षित रूप से प्रवेश करने की अनुमति देनी होगी। दूसरे, ईश्वर वंश को मुआवजे के रूप में त्रिआयामी आध्यात्मिक ऊर्जा मार्ग सौंपने होंगे। तीसरा, ईश्वर वंश को मानव जाति को प्रबंधन के लिए तारों भरे आकाश का आधा हिस्सा सौंपना होगा। जब इन शर्तों का उल्लेख किया गया तो देववंश के उच्च पदस्थ सदस्य लगभग पागल हो गए। सभी मानव दासों को सौंप देने पर ईश्वर वंश कैसे कार्य करेगा? ये जानना महत्वपूर्ण था कि संपूर्ण देव जाति द्वारा वर्तमान में नियंत्रित मानव दासों की कुल संख्या कम से कम सैकड़ों खरब थी। इन मानव दासों के बिना देववंश व्यावहारिक रूप से कार्य करने में असमर्थ होगा। दूसरी शर्त के अनुसार प्रत्येक आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह देववंश का जीवन रक्त था, उनके विकास की आधारशिला थी, जिससे इसे त्यागना और भी असंभव हो जाता था। तीसरी शर्त पर सहमत होना तो और भी असंभव था। तारों से भरा आकाश वह स्थान था जिस पर देवजाति का हमेशा से प्रभुत्व रहा था, तो वे मनुष्यों को उसमें हस्तक्षेप करने की अनुमति कैसे दे सकते थे? जैसे ही देववंश के सदस्य क्रोध से उबल रहे थे, कठपुतली ने कहा, मैं तुम्हें 10 सांसें दूंगा। यदि आप सहमत नहीं हैं तो हम सीधे यून दुन को मार डालेंगे। 10, 9, 8। कठपुतली ने झटपट 3 तक गिनती शुरू कर दी और भगवान जाति के एक सदस्य ने तुरंत कहा, ठीक है, हम सहमत। आपको यंग मास्टर यून दुन को तुरंत रिहा करना होगा और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। कोई बात नहीं, जब तक आप शर्तें पूरी करते हैं हम उसे निश्चित रूप से रिहा कर देंगे। कठपुतली मुस्कुराई और फिर जाने के लिए मुड़ गई। जब कठपुतली चली गई तो देवजाति के अन्य सभी सदस्यों ने कहा, क्या तुम पागल हो? हम इन तीनों शर्तों से बिल्कुल भी सहमत नहीं हो सकते। यदि हम सचमुच सहमत हो जाते हैं तो ईश्वर वंश की गरिमा कहाँ रह जाएगी? ईश्वर वंश के सदस्य ने एक भयावह हंसी हंसते हुए कहा, चूंकि युद्ध अपरिहार्य है और चूंकि हम अंततः मानव जाति को नष्ट कर देंगे और पैतृक स्रोत को एकजुट कर देंगे, तो अभी उन्हें थोड़ा सा लाभ देने में क्या हर्ज है? चिंता मत करो, एंट्रोपी सभ्यता के शक्तिशाली समर्थन से हम 1 साल के भीतर ही मानव जाति का सफाया कर देंगे। उनकी यह बात सुनकर देववंश के सभी सदस्य शांत हो गए। हाँ, मानव जाति अभी भी कमजोर थी, ईश्वर जाति जितनी शक्तिशाली नहीं थी। इसके अलावा एंट्रोपी सभ्यता की मदद से मानव जाति ज़्यादा समय तक टिक नहीं सकी। चूंकि वे अंततः इन चीज़ों को वापस प्राप्त कर लेंगे तो इन्हें अस्थायी रूप से दे देने में क्या हर्ज था? उनमें से एक ईश्वर वंश के सदस्य ने अचानक ठहाका लगाते हुए कहा, ऐसा कहा जाता है कि अब सैकड़ों खरब मनुष्य हैं, इसलिए हमारे दासों की संख्या कई गुना बढ़ सकती है।
ये सुनकर देववंश के सभी सदस्य हंस पड़े, मानो उन्हें जीत का पूरा भरोसा हो। देव जाति को यह नहीं पता था कि ये शाओबाई के विचार वास्तव में इतने जटिल नहीं थे। मानव दासों को बचाना महज कर्तव्य था। आयामी आध्यात्मिक ऊर्जा की मांग करना और आधे आकाश पर कब्जा करना मानव जाति की संसाधनों और सुरक्षा की जरूरतों पर आधारित था। स्वाभाविक रूप से जितनी अधिक आयामी आध्यात्मिक ऊर्जा हो उतना ही बेहतर है, और आकाश ऊर्जा का एक और विशाल स्रोत था तारा शक्ति। असीम तारों से भरे आकाश में 2 प्रकार के तारे हैं जो जीवित प्राणियों द्वारा उपयोग की जा सकने वाली तारा शक्ति उत्सर्जित करते हैं। पहले प्रकार के तारे हैं विनाशक तारे। वास्तव में जिस ब्रह्मांड में मनुष्य निवास करते हैं वह अनगिनत युगों से गुजरा है। कुछ शक्तिशाली युगकालीन सभ्यताओं के जन्म को छोड़कर, उदाहरण के लिए एंट्रोपी सभ्यता, जिसमें एक नए ब्रह्मांड की रचना करने की क्षमता थी, अधिकांश सभ्यताएं नष्ट हो चुकी हैं। नष्ट हुई सभ्यताओं में से कुछ तो युगकालीन सभ्यता बनने की दहलीज पर पहुंच चुकी थीं और बहुत कमजोर नहीं थीं, उनके पास असाधारण शक्ति थी। अपनी रक्षा के लिए वे शक्तिशाली सभ्यताएं एक विशाल अंतरिक्ष का निर्माण करती थीं जो किसी विपत्ति से गुजरने वाले दिव्य ताबूत के समान होता था, और फिर अपनी पूरी सभ्यता को उसके भीतर सील कर देती थीं, इस आशा में कि वे आपदा से बच जाएंगी। बेशक ये सभी सभ्यताएं असफल रहीं और उनके द्वारा निर्मित बंद अंतरिक्ष महाविपदा का सामना करने के बाद ब्रह्मांडीय पदार्थ में विलीन हो गए, जिससे एक प्रकार का तारा बना, विनाश तारा। रूइन स्टॉस द्वारा उत्सर्जित तारा शक्ति उनकी संपूर्ण सभ्यता द्वारा उत्सर्जित इच्छाशक्ति की शक्ति है। ये कहना मुश्किल है कि कितने प्राणी इसके भीतर समाहित हैं, इसलिए इस प्रकार की तारा शक्ति आस्था की शक्ति के समान है, फिर भी यह अधिक उन्नत और कहीं अधिक शक्तिशाली है। मनुष्य जिस दूसरे प्रकार की तारा शक्ति का उपयोग कर सकते हैं वह जीवन तारों से प्राप्त होती है। ये तारे संरक्षक वृक्ष से संबंधित हैं। जब संरक्षक वृक्ष अराजकता प्राणियों की रक्षा कर रहा था, तब ब्रह्मांड में कुछ दुष्ट प्राणी पैदा हुए जिन्होंने नियमों का उल्लंघन किया। ये प्राणी आकार में विशालकाय थे और उनमें भयानक शक्ति और सामर्थ्य थी। ब्रह्मांडीय व्यवस्था बनाए रखने के लिए संरक्षक वृक्ष ने उन्हें सीधे सील कर दिया, और इस प्रकार ये शक्तिशाली दुष्ट प्राणी आकाश में फैले तारों में परिवर्तित हो गए। अराजकता के लंबे असीम युग के दौरान संरक्षक वृक्ष ने असंख्य दुष्ट प्राणियों को सील कर दिया। ये सभी प्राणी अंततः तारे बन गए। हालांकि उनकी जीवन शक्ति इतनी अपार थी कि मृत्यु के बाद भी वे जीवन शक्ति का उत्सर्जन करते रहे। उनकी जीवन शक्ति तारा शक्ति का द्वितीय प्रकार है, जीवन तारा शक्ति। मानव पूर्वज की स्मृतियों ने ये मिंग को बताया कि जीवन तारा शक्ति में स्पिरिटॉन समाहित होते हैं। तारा शक्ति को अवशोषित करने से प्राणी की योग्यता में प्रत्यक्ष सुधार होता है। इसे जीवन चक्र के बाद दूसरी सबसे मूल्यवान वस्तु कहा जा सकता है। इसके अलावा पैतृक स्रोत ब्रह्मांड के बहुमूल्य संसाधनों का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही महाद्वीप पर स्थित है। अधिकांश संसाधन तारों के बीच मौजूद हैं। इसलिए चाहे जो भी विचार किया जाए, मानव जाति असीम तारों को नहीं छोड़ सकती थी। आधे पर कब्जा करना ही एकमात्र अंतिम लक्ष्य था। जब देव जाति ने शर्तों को स्वीकार कर लिया तो मानव जाति ने तुरंत कार्रवाई की। सबसे पहले लगभग 130 मिलियन ट्रिलियन लोग जो देव जाति के गुलाम थे को महान लुओ स्वर्ग में स्थानांतरित कर दिया गया। पहले लाए गए गुलामों की तरह अचानक मिली इस खुशी ने इन लोगों को भी सपने जैसा महसूस कराया। हालांकि सुंदर जीवन और परिपूर्ण सामाजिक व्यवस्था ने जल्द ही इन पूर्व गुलामों को अपनी वर्तमान वास्तविकता को पहचानने में मदद की। धीरे धीरे उनमें आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ा और वे फिर से सामान्य इंसान बन गए। 100 करोड़ खरब से अधिक की आबादी वर्तमान विशाल मानव आबादी के सामने एक बूंद मात्र थी। उन्हें एकीकृत करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। वास्तव में आज के मनुष्य अब शुद्ध नहीं रहे। उनमें 100 कुलों और यहाँ तक कि देव जाति का भी वंश समाहित था। ईश्वरीय जाति की बात करें तो उनमें से सभी उच्च और शक्तिशाली नहीं थे। कुछ ईश्वरीय जाति के सदस्यों के दर्शन मुख्यधारा की विचारधारा से भिन्न थे। उनका मानना था कि ईश्वरीय जाति को श्रेष्ठ नहीं होना चाहिए बल्कि अन्य जातियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध रखना चाहिए। ऐसे ईश्वरीय जाति के सदस्यों की संख्या बहुत कम थी, 10,000 में एक से भी कम, और अक्सर ईश्वरीय जाति में उनका कोई विशेष दर्जा नहीं होता था। इन देववंशी सदस्यों को विधर्मी माना जाता था और उन्हें भारी उत्पीड़न और बहिष्कार का सामना करना पड़ा। जीवित रहने के लिए देववंशी सदस्यों की एक बड़ी संख्या भागने लगी। हाल के वर्षों में इन उत्पीड़ित देववंशी सदस्यों को अचानक एक सुरक्षित मार्ग मिल गया। बेशक उन्हें यह नहीं पता था कि यह सुरक्षित मार्ग थोर नामक एक देववंशी सदस्य द्वारा स्थापित किया गया था, जो वास्तव में ये मिंग के क्लोनों में से एक था। ईश्वरीय वंश के बहुत से सदस्य मानव जगत में आ गए। आरंभ में वे अनुकूलन नहीं कर पाए, परंतु धीरे धीरे मानव जाति की प्रबल एकता और विकास क्षमता को देखकर वे अचंभित रह गए। वास्तव में ईश्वरीय वंश स्वयं मानव जाति से रूप रंग में अधिक भिन्न नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने नए परिवेश को शीघ्रता से अपना लिया और बड़ी संख्या में मनुष्यों से विवाह संबंध स्थापित किए। वर्तमान में देव जाति और मानव जाति के मिश्रित वंशजों की संख्या मनुष्यों और अराजक प्राणियों के मिश्रित वंशजों की संख्या से भी कहीं अधिक है।
ये ध्यान देने योग्य है कि अराजक प्राणी अब पूरी तरह से मनुष्यों के साथ हो गए हैं और दोनों पक्ष अक्सर एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं। वर्तमान स्वर्गीय दाव संप्रदाय में सबसे शक्तिशाली शिष्यों में से लगभग आधे अराजक प्राणियों के वंशज हैं। ये मिंग की दृष्टि में मानव जाति की शक्ति का कारण उसकी एकीकरण और आत्मसात करने की प्रबल क्षमता थी। वह किसी भी सभ्यता की शक्तियों और किसी भी वंश की शक्ति को आत्मसात कर सकती थी। ऐसी सभ्य जाति में विकास की असीम संभावनाएं अवश्य होंगी। दरअसल महान लुओ स्वर्ग में भी विश्राम वंश के कुछ लोग मौजूद थे। पता चला कि आनेक्सी महाद्वीप से आए समूह में आनेक्सी लोग भी शामिल थे। अनगिनत वर्षों के विकास के दौरान आनेक्सी महाद्वीप गंभीर अपराध करने वाले आनेक्सी रईसों और राजपरिवार के सदस्यों को अक्सर निर्वासित कर गुलाम बना देता था। ये आनेक्सी गुलाम लंबे समय तक मानव गुलामों के साथ रहे और धीरे धीरे उनमें विवाह संबंध स्थापित हो गए। इसके परिणामस्वरूप आनेक्सी पक्ष के मानव गुलामों की रगों में आनेक्सी लोगों का रक्त आ गया। ये कहा जा सकता है कि आज के मनुष्य अनेक वंशों का मिश्रण हैं, जिसके कारण मानव समाज में अनेक परिवर्तन हुए हैं। बेशक ये परिवर्तन अच्छे और बुरे दोनों हैं, लेकिन कुल मिलाकर मानवता एक मजबूत और महान दिशा की ओर अग्रसर हो रही है। मानव दासों को प्राप्त करने के बाद मानव जाति ने 3 प्रमुख आयामी मार्गों पर भी कब्जा कर लिया। ये 3 आयामी मार्ग वास्तव में ड्रैगन कबीले के मार्गों के बराबर तो नहीं थे, लेकिन कुछ न होने से तो बेहतर ही थे। आखिरकार वर्तमान विशाल मानव जनसंख्या को देखते हुए कितने भी आयामी मार्ग हों, कम ही समझिएगा। अंत में आकाश में फैले तारे थे। दोनों पक्षों ने अपने अपने अधिकार क्षेत्र से तारों से भरे आकाश में प्रकाश फैलाने पर सहमति जताई। ये पूरे आकाश को 2 भागों में बांटने के बराबर था, एक भाग देव जाति का और दूसरा मानव जाति का। वास्तव में देव जाति और मानव जाति दोनों का ही तारों के विकास में सीमित ज्ञान था। हालांकि तुलनात्मक रूप से देव जाति ने अनगिनत वर्षों की प्रगति और अपनी शक्तिशाली सभ्यता के कारण तारों के विकास में मानव जाति को बहुत पीछे छोड़ दिया था। कई तारों पर देव जाति ने तारा शक्ति एकत्रित करने या संसाधन इकट्ठा करने के लिए संरचनाएं स्थापित की थीं। ये शाओबाई ने एक और शानदार कारनामा किया था, लेकिन यह उनकी यात्रा का एक छोटा सा हिस्सा मात्र था। दरअसल यंग मास्टर युनडुन को रिहा करने के बाद तीनों ने अपनी सीमा गश्त जारी रखी और इस छोटी सी बात को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। विभिन्न स्थानों पर गश्त लगाना ज्यादातर उबाऊ था, जब तक कि एक दिन युद्ध का शहर मानव जाति के क्षेत्र के सबसे पूर्वी शहर वानजोंग शहर के ऊपर से नहीं गुजरा। ये वानजोंग शहर अन्य सीमावर्ती शहरों से अलग दिखता था। अन्य सीमावर्ती शहरों में अक्सर ऊंची ऊंची दीवारें होती थीं और उनकी सुरक्षा कड़ी होती थी। हालांकि वानजोंग शहर के द्वार खुले थे और शहर की दीवारें केवल कुछ छोटे छोटे हिस्सों में नामात्र की ही बनी थीं। वानजोंग शहर को देखकर ये शाओबाई को अचानक कुछ याद आया और उसने कहा, ऐसा लगता है कि हम पिताजी को देख सकते हैं। ये शेन चौंक गया, पिताजी नीचे हैं। ये शाओबाई मुस्कुराया और बोला, सटीक रूप से कहें तो पिताजी का क्लोन अंदर है। पिताजी ने एक बार मुझसे कहा था कि थोर नाम के क्लोन ने काफ़ी कुछ किया है और वह मानव जाति और देव जाति के बीच व्यापार को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है। ये बिंगमैंग ईश्वर जाति की सभ्यता का स्तर हमसे कहीं अधिक है। क्या उनके पास अभी भी संसाधनों की कमी है? ये शाओबाई, तुम समझते नहीं हो। दोनों पक्ष पैतृक स्रोत महाद्वीप के आधे आधे हिस्से पर कब्जा रखते हैं और दोनों हिस्सों के संसाधन बहुत अलग हैं। उदाहरण के लिए हमें किसी धातु की आवश्यकता हो सकती है, जबकि दूसरे पक्ष को किसी औषधीय जड़ी बूटी की आवश्यकता हो सकती है, जिसके लिए दोनों पक्षों के बीच व्यापार आवश्यक है। मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ, देव जाति की व्यापार पर निर्भरता संभवतः हमारी मानव जाति की तुलना में कहीं अधिक है। ये शेन ने आश्चर्य से कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी शत्रुतापूर्ण शक्तियों के बीच वास्तव में व्यापार होगा। ये तो बस शुरुआत है। यकीनन समय के साथ दोनों पक्षों के बीच व्यापार और भी बढ़ेगा। ये कहते हुए उन्होंने हाथ हिलाया। चलिए नीचे जाकर देखते हैं। वे तीनों वानजोंग शहर में उतरे। वानजोंग शहर में मनुष्य बहुसंख्यक थे, लेकिन 30 से 40% लोग देव जाति के थे। देखने में वे एक दूसरे के प्रति काफी मित्रवत प्रतीत होते थे। देव जाति और मनुष्य जाति के कई सदस्य सहजता से बातचीत कर रहे थे, मानो वे वर्षों पुराने मित्र हों। वानजोंग शहर अत्यंत समृद्ध था। हर जगह दुकानें थीं, कुछ मनुष्य जाति द्वारा और कुछ देव जाति द्वारा खोली गई थीं। जैसे ही वे पहुंचे, उनके पीछे से एक आवाज आई, तुम तीनों को क्या चाहिए? ये शाओबाई ने अपना सिर घुमाया और देववंश के एक सदस्य को देखा और उसकी आभा को देखकर अनुमान लगाया जा सकता था कि उसका दर्जा बहुत ऊंचा होगा। उसका दिल धड़क उठा और उसने कहा, महामहिम, आप थोर ही होंगे। थोर नाम के देववंशी सदस्य ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, कृपया मेरे पीछे आइए। थोर उन तीनों को एक बड़ी दुकान में ले गया और फिर तीसरी मंजिल पर बने एक बैठक कक्ष में ले गया। दरवाजा बंद करते हुए थोर ने कहा, तुम तीनों यहाँ दौड़ते हुए क्या कर रहे हो? ये बिंगमैंग उत्सुकता से पास आई, थोर का चेहरा चुटकी से दबाया और बोली, पिताजी, आपका ये क्लोन सचमुच बदसूरत दिखता है। थोर ने आंखें घुमाई, विषय मत बदलो।
ये शाओबाई ने खांसते हुए कहा, पिताजी, ऐसा नहीं है कि हमारे पास करने को कुछ नहीं है। हम सीमा रक्षकों को सीमा पर गश्त करने में मदद कर रहे हैं। थोर ने गुस्से से कहा, यहाँ अनगिनत सीमा रक्षक हैं, क्या उन्हें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है? तुरंत वापस जाओ। ये शाओबाई ने बेजान हंसी हंसते हुए कहा, पिताजी, चूंकि हम यहाँ आ ही गए हैं तो चलिए कुछ दिन खेलते हैं। यहाँ भगवान जाति की कई दुकानें हैं, मैं देखना चाहता हूँ कि क्या मुझे कुछ उपयोगी मिल सकता है। उपयोगी चीज़ों की बात करते हुए थोर के दिल में हलचल मच गई और उसने कहा, चूंकि तुम इतने ऊब चुके हो, मैं तुम्हें एक काम देता हूँ। क्या तुम तारा वेदी के बारे में जानते हो? ये शाओबाई चौंक गया। तारा शक्ति को अवशोषित करने के लिए प्रयुक्त तारा वेदी? क्या पिताजी ने यह नहीं कहा था कि हमारी वर्तमान सभ्यता के स्तर पर हम इसे अभी तक नहीं बना सकते? फिलहाल तो हम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन जल्द ही कर सकेंगे, थोर ने कहा। इस दौरान मैंने देव जाति से बहुत सारा डेटा इकट्ठा किया है। हमारी मानव जाति की वर्तमान क्षमताओं और इन संसाधनों के साथ तारावेदी का निर्माण करना कोई मुश्किल काम नहीं होना चाहिए। हालांकि तारावेदी के निर्माण के लिए कई बहुमूल्य सामग्रियों की आवश्यकता होती है जिन्हें वर्तमान देव जाति भी पूरी तरह से इकट्ठा नहीं कर सकती। पिताजी ने हमें जो काम सौंपा है, क्या उसका संबंध तारावेदी के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री से हो सकता है? ये शाओबाई बहुत चतुर था और उसने तुरंत ही इसका अनुमान लगा लिया।